फिर निर्देशक हु ने अपने पीछे के सभी लोगों को हुआंग फैंग से मिलवाया। जिचेंग के नेताओं को छोड़कर वे सभी शहर कैडर थे। इससे घटनास्थल पर मौजूद लोग और अधिक संयमित हो गए। यहाँ तक कि शाओबिंग की भी इस समय ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसके पास कुछ पैसा था, फिर भी वो शहर के नेताओं की उपेक्षा नहीं कर सका। जहां तक वू हाओ का सवाल है, इस समय उसने जटिल नजरों से हुआंग फैंग को देखा। वो सोच रहा था कि उसकी पहचान क्या है। जाहिर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पहचान क्या थी। हुआंग फैंग सुरक्षा गार्ड नहीं हो सकता था, शाओबिंग ने पहले कहा था। अन्यथा जियांगजू शहर के नेता हुआंग फैंग के प्रति इतने विनम्र नहीं हो सकते थे। हालांकि अपने पीछे के लोगों का परिचय कराने के बाद निर्देशक हु ने हुआंग फैंग का परिचय बहुत सरल तरीके से कराया। उसने बस उसे बॉस हुआंग, एक बड़ा बॉस कहा। उन्होंने क्या किया इसके बारे में उन्होंने और कुछ नहीं बताया। दरअसल निर्देशक हु को हुआंग फैंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरकार वो सचिव झांग के परिचय के तहत हुआंग फैंग से मिले और संपर्क का समय लंबा नहीं था। हालांकि उन्होंने सचिव टैन और सचिव किर के लिए हुआंग फैंग की सराहना की। सचिव झांग हुआंग फैंग के प्रति और भी अधिक मेहमान नवाज थे, इसलिए निदेशक हु ने हुआंग फैंग के सामने हवा में बात करने की हिम्मत नहीं की। परिचय के बाद श्री हु के पीछे के लोग स्वाभाविक रूप से एक एक करके श्री हुआंग फैंग को श्रद्धांजलि देने आए। श्री हु के सभी नेताओं ने श्री हुआंग फैंग को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वाभाविक रूप से उनमें पीछे रहने की हिम्मत नहीं हुई। इन लोगों में श्री ये जिचेंग के नेता सबसे अधिक उत्साहित थे। ये जिचेंग के नेता इस बार फंडिंग की तलाश में जियांगजू आए थे। हालांकि ऐसे कई गांव और कस्बे हैं जो फंडिंग चाहते हैं। हर किसी के लिए सफल होना असंभव है। इसके अलावा भले ही वे सफल हों, संख्या समान नहीं है। सबसे पहले उन्होंने निर्देशक हु के रवैये को देखा। ऐसा लगता है कि वो इस बार कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि निर्देशक हु खुद से कह रहे हैं कि शहर में ज्यादा पैसा नहीं है। बेशक ये जिचेंग के नेता इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कई तरीके नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि अब चीजें बदल रही है। उनके एक अधीनस्थ और एक व्यक्ति जिसका निर्देशक हु बहुत सम्मान करते हैं, सहपाठी है। इसके अलावा रिश्ता बुरा नहीं है। यदि हुआंग फैंग नाम का बॉस खुद को कुछ शब्द कहने में मदद करता है तो निर्देशक हु अपना मन बदल देगा। इसलिए ये जिचेंग का नेतृत्व अपने अधीनस्थों को आंख मारता रहता है। हालांकि ये जिचेंग के पास ज्यादा अनुभव नहीं है और वह अपने नेतृत्व का अर्थ नहीं समझते हैं। इसके बजाय हुआंग फैंग, जो उससे बहुत दूर नहीं है, तो जिचेंग के नेतृत्व की आंखों को देखने के बाद समझ जाएगा कि क्या हुआ था। आखिरकार आधिकारिक क्षेत्र के लोगों के साथ उनके अधिक संपर्क है। इसलिए हुआंग फैंग ने सीधे ये जिचेंग से कहा, जिचेंग आप भी निर्देशक हु के साथ ड्रिंक करने आए। निर्देशक हु एक अधिकारी है, लेकिन उनके पास समृद्ध अनुभव है। यदि आपके पास अवसर है तो आपको उनसे और अधिक परामर्श करना चाहिए। यदि आपके पास है किसी भी कठिनाई के लिए, आप निर्देशक हु के पास जा सकते हैं। ये जिचेंग तब तक थोड़ा स्तब्ध था जब तक उसने अपने नेता को अपनी आंखों से लगातार आग्रह करते नहीं देखा। उसने जल्दी से अपना गिलास उठाया और निर्देशक हु से कहा, निर्देशक हु मैं आपको एक टोस्ट दूंगा। ये जिचेंग को देखकर, जो थोड़ा घबराया हुआ था, निर्देशक हु मुस्कुराए और परवाह नहीं की। वो खुशी खुशी उसके साथ काम करने चला गया। फिर उन्होंने कहा, चूंकि बॉस हुआंग ने बात की है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको भविष्य में कोई कठिनाई हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। धन्यवाद निर्देशक हु, ये जिचेंग ने कहा। उसके बाद निर्देशक हु और अन्य प्रतिभाओं ने हुआंग फैंग और अन्य लोगों के निजी कमरे को छोड़ दिया। निजी कमरे में केवल असली वाले ही बचे थे। हालांकि इस समय जनता की भावनाएं पहले से बिल्कुल अलग थी। हुआंग फैंग के प्रति उनकी नजरें स्पष्ट रूप से अलग थी। हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से उतना बुरा नहीं था जितना बिंग शाओ ने कहा था। अन्यथा वित्त का प्रभारी एक शहर वित्त का प्रभारी था। आप उसके प्रति इतने विनम्र नहीं हो सकते। हुआंग फैंग अभी धन्यवाद। इस समय ये जिचेंग ने शराब के गिलास के साथ हुआंग फैंग से भी कहा। हालांकि उसने धीरे धीरे प्रतिक्रिया व्यक्त की, फिर भी वो मूर्ख नहीं था। स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि हुआंग फैंग सिर्फ अपनी मदद कर रहा था। अन्यथा निर्देशक हु के साथ अपने स्तर पर शराब पीना असंभव होगा। कुछ नहीं, आप इतने विनम्र क्यों हैं? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी बहुत काम कर रहा है और उसे ये जिचेंग के बारे में अच्छा भी लगता है। वो सोचता है कि उससे दोस्ती करना उचित है, इसलिए वो उसकी मदद कर सकता है। अन्यथा अगर यह कोई और है तो उसे कोई परवाह नहीं है। हुआंग फैंग, मैं ऑर्डर करना चाहूंगा। मैंने अभी बहुत सारी वाइन पी है, ऑर्डर करना बेहतर है। इस समय हुआंग फैंग के बगल में वांग टोंग ने एक बार फिर हुआंग फैंग को व्यंजन पेश किए। इससे पहले कई लोगों को आश्चर्य होता था कि वांग टोंग एक सुरक्षा गार्ड के रूप में हुआंग फैंग के साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। अब सबको कुछ न कुछ समझ में आ रहा है। शायद वांग टोंग को पहले से ही पता था कि हुआंग फैंग की पहचान असामान्य थी, इसलिए वो हुआंग फैंग के प्रति बहुत अच्छा था और घास खाना चाहता था, जिससे घटनास्थल पर कई लड़कियां उससे घृणा करती थी। हालांकि जब उन्होंने वांग टोंग का तिरस्कार किया तो हुआंग फैंग के प्रति उनकी आंखें भी थोड़ी अस्पष्ट हो गईं। यानी कहने का मतलब है कि उनकी आंखों में छोटे सितारे थे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1157 फिलहाल नहीं छोड़ा जा सकता। तो आगे पुरुष और महिलाएं दोनों हुआंग फैंग के शराब पीने के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हुआंग फैंग की आंतरिक शक्ति नहीं होती तो वह नशे में होता अगर वो अपने शरीर से शराब पीने की भावना को अनजाने में निकाल देता। ये देखकर कि हुआंग फैंग लोगों से घिरा हुआ है और दृश्य की प्रमुख भूमिका बन गया है, वांग टोंग थोड़ा संतुष्ट है। अब लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी नजर खराब नहीं है। इसके अलावा ये देखकर कि हर कोई हुआंग फैंग के आसपास चापलूसी कर रहा है, उसे गर्व और गर्व महसूस होता है। लेकिन अचानक उसे याद आया कि हुआंग फैंग अब उसका प्रेमी नहीं है और उसे कोई रास्ता खोजना होगा जो केवल उसके हाथ लग सकता है। वांग टोंग ने उन महिला छात्रों का तिरस्कार किया जो हुआंग फैंग को टोस्ट का प्रस्ताव देने आई थी। उसने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वे उसके प्रतिद्वंद्वी हैं। हालांकि जब उसने सु युमो के बारे में सोचा, जिसे उसने पिछली बार बिक्री कार्यालय में देखा था, तो वो दबाव और ईर्ष्या से भर गई थी।
सु यूमो में उसने उस तरह की बड़ी लड़की का स्वभाव देखा जो वो चाहती थी। इस तरह के स्वभाव से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, जिससे वो बहुत क्रोधित हुई। इसके अलावा सु यूमो की शक्ल उससे भी बदतर नहीं थी, जिससे उसे दबाव महसूस हुआ। ठीक है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। वांग टोंगटोंग हुआन फैंग को देखता है, जिसे शराब पीने के लिए राजी किया जा रहा है, और सोचता है कि उसका मदद करने के लिए ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है। वो यहाँ तक सोचती है कि बेहतर होगा कि उन लोगों ने हुआन फैंग को शराब पिला दी हो, ऐसे में उसे मौका मिलेगा। वो जानती है कि हुआन फैंग नर्म दिल का है। अगर आज रात उसके पास कुछ है तो वो सुयुमो की तरफ से हुआन फैंग को वापस छीनने में सक्षम हो सकती है। और यही एक कारण है कि वांग टोंगटोंग ने आज की पार्टी में योगदान दिया। हालांकि वांग टोंगटोंग को निराशा हुई। हुआन फैंग की पीने की क्षमता इतनी बड़ी थी कि कई लोग उसके साथ शराब पीने आते थे। उसे बिल्कुल भी नशे का एहसास नहीं हुआ। शराब की गंध के अलावा उसने बहुत अधिक शराब पी। हालांकि शक्ल सूरत से वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। वांग टोंगटोंग की हुआन फैंग के नशे में होने की घबराहट भरी उम्मीद की तुलना में शाओबिंग अब बुरे मूड में है। आखिरकार जनता के सामने आने से पहले वो एक सुरक्षा गार्ड के रूप में हुआन फैंग पर हंसे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुआन फैंग स्पष्ट रूप से एक सुरक्षा गार्ड नहीं है। वो एक पुराना बोर्ड होना चाहिए, और वो एक बड़ा बॉस भी है। अन्यथा धन के देवता को अपने रास्ते से हटने देना असंभव है। यहाँ एक टोस्ट है। दरअसल जैसे ही निर्देशक हु अंदर आए, शाओबिंग ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि वो पहले अपने पिता के साथ निर्देशक हु से मिल चुके थे, लेकिन दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उन्हें भूल गया था। शाओबिंग निर्देशक हु के साथ ड्रिंक करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि दूसरा पक्ष खुद को नहीं पहचान पा रहा था, और दूसरे पक्ष को टोस्ट करने के लिए पीना जरूरी नहीं था, इसलिए चेहरा न खोने के लिए शाओबिंग में ऊपर नहीं गया। हालांकि शाओबिंग ऊपर नहीं गए। उन्हें यह भी पता था कि निर्देशक हु असली थे, हुआन फैंग नहीं। इससे भी अधिक ये जिचेंग के नेता वहां थे। इस वजह से हुआन फैंग दृश्य का केंद्र बिंदु बन गया। आखिरकार हर कोई जियांगजू में था। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे थे। शहर के नेताओं को भी उनसे टोस्ट मांगने की पहल करनी चाहिए। अजीब बात है कि उन लोगों ने अब ऐसी हरकतें नहीं की। इसलिए शाओबिंग, जो इस आयोजन के माध्यम से अपनी वित्तीय ताकत दिखाना चाहता था, जानता था कि वो निराश होने वाला था। हालांकि हुआन फैंग ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन वो उनसे काफी ऊपर थे। शाओबिंग, जो पहले हुआन फैंग के खिलाफ दौड़ चुके थे, उनका हुआन फैंग के साथ शराब पीना अच्छा नहीं था। उन्होंने देखा कि वांग टोंगटोंग हुआन फैंग लुक को लेकर बहुत चिंतित थे। उनका दिल और भी गुस्से में था। परिणामस्वरूप शाओबिंग, जिसके पास बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, केवल एक के बाद एक कप ही पी सकता है। दूसरा व्यक्ति जिसने हुआन फैंग को नहीं घेरा वो वो हाओ है। वो हुआन फैंग के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाहता था, लेकिन अब हुआन फैंग के आसपास बहुत सारे लोग हैं। वो मौज मस्ती में शामिल नहीं होना चाहता। वो सोचता है कि उसे बाद में मौका मिलेगा, और फिर वो हुआन फैंग से अकेले में बात कर सकता है। वो हाओ एक मिशन के साथ जियांगजू आए। वो अभी भी सोच रहा था कि शुरुआत कैसे की जाए। उसने कुछ सरकारी अधिकारियों से दोस्ती कर ली। नतीजतन एक पुराने सहपाठी हुआन फैंग, जिनसे लंबे समय से संपर्क नहीं किया गया था, को एक सफलता मिलती दिख रही है। इसलिए वो हाओ ने अपना लक्ष्य हुआन फैंग पर रखा। हुआन फैंग वांग टोंगटोंग के विचारों को नहीं जानते हैं। वो लगातार अपने सहपाठियों के टोस्टों का सामना कर रहा है। ये लोग दूसरों से बेहतर नहीं हैं। आखिरकार वे उसके सहपाठी हैं, इसलिए हुआन फैंग मना करने में अच्छे नहीं हैं। जब तक वे उनमें से लगभग सभी को नहीं पी लेते, हुआन फैंग को राहत मिली। इस समय भी हुआन फैंग अभी भी स्पष्टता की स्थिति में है। इस समय रात्रि भोज लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि वो हाओ ने सुझाव दिया कि हम खाने के बाद गाने के लिए जाएं। आखिरकार हमारे लिए एक बार एक साथ रहना कठिन है, और हर कोई सहमत था। हालांकि हुआन फैंग ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे कुछ और करना है और वह जाना चाहता है। बेशक वो हाओ नहीं चाहता था कि हुआन फैंग जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि वो गाते रहें। वो सिर्फ हुआन फैंग के साथ अकेले में बात करने का मौका बनाना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वो हुआन फैंग को जाने नहीं देगा। हुआन फैंग, चलो एक साथ चलते हैं। आखिरकार हमने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। अगली बार इस बार की तरह इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि यह कब होगा। वो हाओ ने हुआन फैंग से कहा। इसके अलावा मुझे कुछ और भी करना है। मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। हाँ हुआन फैंग, चलो साथ चलते हैं। ये सिर्फ इतना है कि पार्टी करना कठिन है और तेजी से खेलना कठिन है। अन्य छात्रों ने भी एक के बाद एक कहा, और वांग टोंगटोंग ने भी हुआन फैंग से कहा, हुआन फैंग, अभी भी जल्दी है, चलो बाद में वापस चलते हैं। हुआन फैंग एक पल के लिए झिझके, अंत में गुओलियांग की ओर देखा और सिर हिलाया, ठीक है। इसलिए लोगों के एक समूह ने खेलना जारी रखने के लिए स्थान बदल लिया। टीवी को पहले शाओबिंग ने बुक किया था, और यह फेनेगुआ होटल से ज्यादा दूर नहीं था। जब हुआन फैंग गाड़ी चलाने के लिए निकला तो लोगों की नजरें हुआन फैंग के प्रति फिर से बदल गई। वास्तव में इस समय हुआन फैंग के कई सहपाठी यह सोच रहे हैं कि एक वर्ष से अधिक समय में हुआन फैंग के साथ क्या हुआ। वो इतना कैसे बदल गया। अगर वो कुछ बड़े लोगों को जानता था तो वो जो कारें चलाता था वो इतनी शानदार कैसे थी। इस समय शाओ बिंगकाई को पता था कि उसने कार को गलत समझा है। ये हुआन फैंग की कार थी, गुओलियांग की नहीं, जिससे उनका चेहरा और अधिक शर्मिंदा हो गया। उसकी इच्छा हुई कि वह अभी घूमकर चला जाए। हालांकि अगर वो इस समय चला जाता तो उसे पीछे ये छात्र बता देते। हुआन फैंग ने गुओलियांग के साथ गाड़ी चलाने की योजना बनाई थी। परिणामस्वरूप वांग टोंगटोंग ने नमस्ते नहीं कहा, बल्कि सीधे कार में बैठ गए। उसके बाद उन्होंने हुआन फैंग से कहा कि यदि वो अपनी कार में सवारी करना चाहते हैं तो हुआन फैंग अपने सहपाठियों के सामने वांग टोंगटोंग को कार से बाहर नहीं निकाल सकते। वो बस इतना ही कर सकता था। और वांग टोंगटोंग, जो पीछे बैठी है, अपने मुंह के कोने पर एक सुखद मुस्कान दिखाती है। वो जानती है कि हुआन फैंग अभी भी वही चरित्र है और अभी भी नहीं बदला है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1158 गाने के लिए निमंत्रण। आप क्या कर रहे हैं, हुआन फैंग?
वो निर्देशक हूँ अभी आपके प्रति इतना विनम्र क्यों है? कार में वांग टोंगटोंग ने हुआंग फैंग से पूछा। थोड़ा सा व्यवसाय करो, हुआंग फैंग ने कहा कि उसके बाद वो और शोर नहीं मचाएंगे। जाहिर है वो वांग टोंगटोंग के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते थे। सही कहो, छोटा व्यवसाय निर्देशक हु को आपके प्रति इतना विनम्र बना सकता है। ऐसा लगता है कि वांग टोंगटोंग की आंखों की रोशनी नहीं है और वो हुआंग फैंग से कहना जारी रखता है। मुझे नहीं पता, हुआंग फैंग ने कहा। बाद में रास्ते में वांग टोंगटोंग हुआंग फैंग से सवाल पूछता रहा और उसके साथ बातचीत करता रहा। हालांकि हुआंग फैंग ने केवल 3 शब्दों और 2 शब्दों में चीजों को निपटाया। उनका इरादा इस बारे में गहराई से बात करने का नहीं था। हालांकि वांग टोंगटोंग ने कभी हार नहीं मानी। सौभाग्य से सड़क बहुत दूर नहीं थी, अन्यथा हुआंग फैंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसे सड़क के बीच में पीड़ा होगी या नहीं। वो वांग टोंगटोंग से उतर गई। जब हुआंग फैंग आता है तब तक उसके कुछ सहपाठी पहले ही आ चुके होते हैं और उनमें से कई उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। शाओ बिंगबिंग का निजी कमरा छोटा नहीं है। हालांकि यहाँ 20 लोग हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सभी लोगों के आने के बाद प्राइवेट रूम भी धीरे धीरे सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी शराब पी है, जिससे अनिवार्य रूप से कुछ उत्तेजना पैदा होती है। इसलिए निजी कमरों में माहौल जरा भी ठंडा नहीं होता। हुआंग फैंग और गो लियांग पार्टी में शामिल होने के लिए ऊपर नहीं गए, बल्कि किनारे पर बैठकर बियर पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अभी उन लड़कियों ने आपको लगभग नहीं खाया। आपने कहा अगर वे कॉलेज में होती तो उन्हें पता होता कि अभी आपकी प्रदर्शनी है। क्या वे आपका पीछा करेगी? गो लियांग ने मुस्कुराते हुए हुआंग फैंग से कहा। आपने ये भी कहा कि आप नहीं जानते कि मुझे शराब पीने से रोकने में कैसे मदद करें, हुआंग फैंग ने गो लियांग से कहा। मैं उतना नहीं पीता जितना तुम पीते हो, गो लियांग ने कहा। हालांकि पागल आदमी, तुम्हारी पीने की क्षमता कब इतनी बड़ी हो गई? मुझे याद है कि जब हम बार में गए थे तो तुम्हारे पास इतनी बड़ी मात्रा में शराब नहीं थी। तुम अक्सर नशे में धुत हो जाते हो। जब मैं अधिक पीता हूँ तो शराब की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। इसके अलावा पहले अस्थिर काम के कारण मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, इसलिए जब मैं पीता हूँ तो नशे में होना आसान होता है, हुआंग फैंग बहाने। ये सच है, गो लियांग बहुत अधिक संशयवादी नहीं है। आखिरकार वो हुआंग फैंग के संपर्क में रहा है, लेकिन उसे नहीं लगता कि हुआंग फैंग कोई असामान्य है। हालांकि पिछले आधे साल में आपका परिवर्तन वास्तव में बहुत अच्छा है। पहले यहाँ तक कि काम भी अस्थिर था। अब जियांगजू में हमारे धन के देवता भी आपसे मिले हैं। उन्हें विनम्र तरीके से एक टोस्ट का प्रस्ताव देने की जरूरत है। ये कुछ ऐसा है इसके बारे में पहले नहीं सोचा जा सकता है। इसके अलावा अगर यह आपके शब्दों में नहीं है तो मैं अभी भी उस मृत वेतन को पकड़ रहा हूँ। मैं हर दिन गुजारा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पास रुओला से शादी करने के लिए पैसे कब होंगे। गो लियांग की भावना उनके दिल से है। अन्य लोगों के विपरीत वो हमेशा हुआंग फैंग के साथ जुड़े रहे हैं, इसलिए वो हुआंग फैंग के जीवन में बड़े बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। एक ऐसे व्यक्ति से जिसका काम स्थिर नहीं है और जिसे किसी भी समय बर्खास्त कर दिया जाएगा, वो एक विशाल उद्योग और बढ़ते व्यवसाय वाला एक ऐसा व्यक्ति बन गया है। हुआंग फैंग को केवल आधा साल लगता है और हुआंग फैंग के बदलाव ने भी उन पर प्रभाव डाला है। उनकी मदद से वो हासिल करेगा जो उसने हासिल किया है। अन्यथा गो लियांग जानता है कि वो अभी भी मूल कंपनी में रह रहा है। हो सकता है कि वो 3 या 4 साल में पर्यवेक्षक बन जाए, लेकिन उसके बहुत अधिक पैसा कमाने की संभावना नहीं है। घर की बढ़ती कीमतों के इस दौर में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो दबाव बहुत बड़ा होगा। अब क्योंकि वो रुइजी के मालिकों में से एक था जिसने हुआंग फैंग के साथ निवेश किया था, रुइजी ने भी कुछ पैसे कमाए। अब रुइजी किनगई प्रांत में सीवेज उपचार उद्योग में अग्रणी उद्यम है और लंबे समय से मुनाफा कमा रहा है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जो पैसा कमाया है वो उनके पूर्व सहयोगियों के लिए पर्याप्त है, जिन्होंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। यदि हुआंग फैंग नहीं होता तो मेरा ये करियर नहीं हो पाता। इसलिए गो लियांग के दिल में वो हुआंग फैंग के प्रति बहुत आभारी है। वो और जो रोलान दोनों हुआंग फैंग को अपना नेक इंसान मानते हैं और हुआंग फैंग की मदद की सराहना करते हैं। आप मेरे प्रति कितने दयालु हैं, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए गो लियांग से कहा कि जब उन्हें भंडारण बॉक्स नहीं मिला और उनका जीवन बहुत कठिन था तो वो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अपनी मदद कर रहे थे। तो वो गो लियांग की मदद कैसे नहीं कर सकते थे? आप किस बारे में बात कर रहे हैं, हुआंग फैंग? चलो गाते हैं। इस समय वांग टोंगटोंग एक माइक्रोफोन के साथ हुआंग फैंग के पास आए और कहा, नहीं आप गा सकते हैं। हुआंग फैंग ने इनकार कर दिया। चलो इतना गीला कंबल मत बनो, हर कोई गा रहा है, ये सिर्फ तुम दोनों हो। मैंने अभी एक गाना ऑर्डर किया है, चलो गाते हैं, वांग टोंगटोंग ने जोर दिया। हुआंग फैंग ने वांग टोंगटोंग के गीत को देखा, जो पुरुषों और महिलाओं के समूह द्वारा गाया गया एक प्रेम गीत था। इसलिए उसने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं आप पहले गा सकते हैं, मैं बाद में गाऊंगा। टोंगटोंग, चूंकि हुआंग फैंग गाना नहीं चाहता तो मुझे अपने साथ गाने दो। इस समय शाओ बिंग वांग टोंगटोंग के पास आए। शाओ बिंग, तुमसे मुझे टोंगटोंग कहने के लिए किसने कहा? कृपया मुझे वांग टोंगटोंग कहकर पुकारे। वांग टोंगटोंग हुआंग फैंग की तरह शाओबिंग के प्रति उतने विनम्र नहीं है। शाओबिंग उसे पसंद करती है और वो जानती है, हालांकि वो शाओबिंग को नहीं देख सकती। शाओबिंग के परिवार के पास कुछ पैसा है, लेकिन यह उन पुरुषों से भी बदतर है जिन्हें वो पहले तलाश रही थी। इसलिए इसकी तुलना हुआंग फैंग से न करे, ये बिल्कुल अतुलनीय है। इसलिए वांग टोंगटोंग ने शाओबिंग पर विचार नहीं किया है। हुआंग फैंग के सामने वो मात्रा और शाओबिंग के बीच संबंध बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वांग टोंगटोंग की बातें सुनकर शाओबिंग का चेहरा बदसूरत हो गया। सौभाग्य से उसके चारों ओर का दृश्य धुंधला था, इसलिए अन्य लोग दिखाई नहीं दिए। वांग टोंगटोंग ने उसे कोई चेहरा नहीं दिया। इसके अलावा वो अभी भी हुआंग फैंग के सामने था, जिससे शाओबिंग और भी शर्मिंदा हो गया। वह घूमा और चला गया, लेकिन अपने दिल में उसने वांग टोंगटोंग और हुआंग फैंग को 2 बार डांटा। वांग टोंगटोंग ने हुआंग फैंग को कई बार आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वांग टोंगटोंग के पास पहले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सोचा कि वो बाद में हुआंग फैंग के साथ गाएंगे। वांग टोंगटोंग आपका साथ नहीं छोड़ता,
गो लियांग ने वांग टोंगटोंग की पीठ की ओर देखा और कहा, मुझे अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हुआंग फैंग ने कहा, यह सच है कि आपकी प्रेमिका अब उससे कहीं बेहतर है। यह महिला अब भी पहले जैसी ही है। वो व्यर्थ और अज्ञात है। वो अभी भी एक देवी है। गो लियांग ने कहा कि क्योंकि उनके हुआंग फैंग के साथ अच्छे संबंध हैं, गो लियांग हुआंग फैंग और वांग टोंगटोंग के बीच संबंधों के बारे में जानते हैं। इसलिए वांग टोंगटोंग के लिए स्वाभाविक रूप से उनका कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। सो यूमो की तुलना में वांग टोंगटोंग वास्तव में गरीब है, थोड़ा सा भी नहीं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1159 वू हाउ का अनुरोध। प्राइवेट रूम में हलचल अभी भी जारी है। हुआंग फैंग और गो लियांग का भाग लेने का ज्यादा विचार नहीं है। अब वे शोर शराबे में शामिल होने के बजाय शराब पीने के लिए अकेले बाहर जाना पसंद करेंगे। हालांकि हुआंग फैंग और गो लियांग लंबे समय तक अकेले नहीं रहे। वांग टोंगटोंग के जाने के तुरंत बाद वू हाओ बियर लेकर आया और सीधे हुआंग फैंग के बगल में बैठ गया। हुआंग फैंग को याद आया कि पहले वू हाओ ने कहा था कि उसे किसी महत्वपूर्ण चीज में अपनी मदद करनी थी। हुआंग फैंग, पलक झपकते ही, हमने 1 साल से अधिक समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत बदल गया है। वू हाओ ने उन लोगों को देखा जो निजी कमरे में गा रहे थे, शराब पी रहे थे और खेल रहे थे, और हुआंग फैंग से कहा, हाँ, समाज में प्रवेश करने के बाद कौन वैसा ही रह सकता है। हुआंग फैंग ने भी भावुक होकर कहा। हुआंग फैंग ने बहुत कठिन समय बिताया जब वो समाज में ही थे। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि समाज और विश्वविद्यालय बिल्कुल अलग दुनिया है। समाज में कोई भी उस पर दया नहीं करेगा और उसकी परवाह नहीं करेगा। वो केवल खुद पर भरोसा कर सकता है, बेशक एक गो लियांग है। उस समय हुआंग फैंग का मन दृढ़ हो गया। हालांकि उसने अधिकांश लोगों की तरह चापलूसी करना नहीं सीखा, लेकिन उसने कुछ बदलावों के बारे में बहुत कुछ सीखा जो अपरिहार्य था, जब तक कि वो कार्यस्थल में उलझना नहीं चाहता था। इन छात्रों के सामने हुआंग फैंग ने भी कमोबेश उनमें बदलाव महसूस किया। वास्तव में हुआंग फैंग इन परिवर्तनों से आश्चर्यचकित नहीं थे, जो बहुत सामान्य है। हालांकि उनकी राय में चाहे कितना भी बदलाव क्यों न हो, पूर्व छात्रों का सामना करते समय सभी को एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। तो बस कुछ छात्रों का प्रदर्शन, यही कारण है कि हुआंग फैंग अभी गाना नहीं चाहते थे। हाँ, कौन वैसा ही रह सकता है, वू हाओ ने भी कहा, और फिर वो हुआंग फैंग की ओर मुड़ा और कहा, लेकिन एक शब्द में, यह अभी भी आपका सबसे बड़ा बदलाव है। आपको इतनी अच्छी कार चलाए हुए कितना समय हो गया है? आपने इसमें बहुत पैसा कमाया है पिछले 2 साल। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वू हाओ ने अपने पिता की कंपनी में प्रवेश किया, इसलिए वो कुछ बेहतर जानता है। यदि सरकार में लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं होगा। इसके विपरीत, जब आपके पास पैसा होता है, तो उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। हुआंग फैंग के प्रति जियांगजू शहर में धन के देवता का रवैया दर्शाता है कि हुआंग फैंग को अब बहुत अमीर होना चाहिए, चाहे उसके पास पहले पैसा हो या उसके दूसरे पक्ष के साथ अच्छे संबंध हो। इसके अलावा वो जिस स्पोर्ट्स कार को चलाता है, जिसके लिए कम से कम लाखों कारों की जरूरत होती है, उसमें कुछ समस्याएं आ सकती है। वो हाओ हुआंग फैंग के परिवार की स्थिति के बारे में जानता है। यह एक साधारण ग्रामीण परिवार है। जाहिर है, परिवार उसे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। हुआंग फैंग का शुरुआती बिंदु कई लोगों की तुलना में कम है। हालांकि फिर भी हुआंग फैंग 2 साल से भी कम समय में इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जिसने वू हाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। बेशक आश्चर्य के अलावा संदेह भी है। वो नहीं जानता कि हुआंग फैंग ने ये सब कैसे किया। उसके पास कोई पैसा और पृष्ठभूमि नहीं है, और उसकी शिक्षा औसत है। इतने कम समय में ये सब करना वाकई आसान नहीं है। बेशक अगर वू हाओ को पता होता कि हुआंग फैंग ने केवल आधे साल में ही यह उपलब्धि हासिल की है, तो उन्हें और अधिक आश्चर्य होगा। ये थोड़ा पैसा है, लेकिन ज्यादा नहीं। हुआंग फैंग ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि उनके सहपाठी यह सोचे कि वो अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहे हैं। बेशक अगर उसने उन्हें बताया कि उसने कितने ट्रिलियन कमाए हैं, तो वे सोचेंगे कि वे पागल हैं। नम्रता, वू हाओ ने हुआंग फैंग की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन गंभीरता से, इस बार मुझे वास्तव में आपसे मदद मांगनी है। क्या चल रहा है? हुआंग फैंग ने सहमत होने में जल्दबाजी नहीं की। बेशक उनके और वू हाओ के बीच का रिश्ता गो लियांग से अलग है। अगर गो लियांग उनसे मदद मांगेंगे तो वो निश्चित रूप से सीधे तौर पर सहमत होंगे। हालांकि अगर यह वू हाओ का है, तो हुआंग फैंग सोचता है कि उसे पहले सुनना चाहिए कि क्या हो रहा है, और फिर निर्णय लेना चाहिए। सौभाग्य से वू हाओ भी जानता है कि उसके और हुआंग फैंग के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए अब मैंने हुआंग फैंग को ये कहते हुए सुना है, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन कहना जारी रखता हूँ। मैं इस बार हमारी कंपनी के व्यवसाय के लिए जियांगजू आया था। हमारी कंपनी किंगजोऊ में अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है, और मैं पहले जियांगजू में स्कूल गया था, इसलिए इस बार मैं मुझे पहले पाथफाइंडर का पता लगाने के लिए भेजूंगा। ये देखते हुए कि हुआंग फैंग और गो लियांग ध्यान से सुन रहे हैं, वू हाओ आगे कहते हैं, हालांकि आप ये भी जानते हैं कि हालांकि मैंने कई वर्षों तक जियांगजू में अध्ययन किया है, लेकिन मेरा कोई संपर्क नहीं है, और अगर कंपनी जियांगजू में पैर जमाना चाहती है, इसका स्थानीय अधिकारियों के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। इसलिए तो क्या आप आपकी मदद करना चाहेंगे? आप ऐसे कितने अधिकारियों की सिफारिश करते हैं? हुआंग फैंग ने फिर कहा, ऐसा लगता है कि वू हाओ ने पूर्व निदेशक हु पर नजर डालने से पहले अपने प्रति उसका रवैया देखा था। हाँ, मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें बहुत परेशान करेगा। बेशक अगर आप मुझे अपना परिचय देने में मदद करेंगे, तो हमारी कंपनी आपको कुछ ईमानदारी देगी, वू हाओ ने कहा। हुआंग फैंग जियाओबाई का कार्यस्थल नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो वू हाओ के मुंह में ईमानदारी का अर्थ समझता है। हालांकि इससे वो थोड़ा निराश हो जाता है। मूल रूप से यदि वू हाओ कुछ लोगों को एक सहपाठी के रूप में उनसे परिचित कराना चाहता था, तो यह असंभव नहीं था। लेकिन अब वू हाओ स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि उनके सहपाठियों के बीच संबंध विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्होंने इस मामले को चर्चा में एक समझौते के रूप में लिया, और यह हुआंग फैंग को कुछ नापसंद बनाता है।
हुआन फैंग अभी भी अपने सहपाठियों के बीच दोस्ती को बहुत महत्व देते थे, अन्यथा वो गो लियांग के साथ पुनर्मिलन में आने के लिए जू जियू के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी मूल्यवान मित्रता को कई अन्य चीजों के साथ मिलाया जाए। वू हाओ को इसका एहसास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसका आदी हो गया है। समाज में कुछ नियम उन नियमों का उपयोग उन चीजों से निपटने के लिए कर रहे हैं जिनका वे सामना करते हैं। क्यों असुविधाजनक? यदि यह सुविधाजनक नहीं है तो बस इतना ही। हुआन फैंग की सहमति में देरी को देखकर वू हाओ असंतुष्ट था। उसने हुआन फैंग से उसकी मदद करने के लिए नहीं कहा। उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो उसे कुछ लाभ देगा। अप्रत्याशित रूप से हुआन फैंग मदद नहीं करना चाहता था, जिसने वू हाओ को परेशान कर दिया। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। आखिरकार उनके और हुआन फैंग के बीच कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। हुआन फैंग ने मदद नहीं की, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह उतना बुरा नहीं है, लेकिन पहले आपको मुझे बताना होगा कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं देख सकता हूं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसके अलावा मैं उन लोगों से परिचित नहीं हूं। अगर वे मिलना नहीं चाहते हैं तो मैं कर सकता हूं उनकी मदद मत करो। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद हुआन फैंग ने वू हाओ की मदद करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने पर्याप्त नहीं कहा। आखिरकार जैसा कि उन्होंने कहा, वो उन लोगों को लंबे समय से नहीं जानते थे। यदि उन्होंने उसे चेहरा नहीं दिया तो वो कुछ नहीं कर सका। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1160 लड़ाई है। ठीक है, हुआन फैंग आपका दोस्त है। हुआन फैंग की बातें सुनने के बाद वू हाओ हुआन फैंग से ये कहकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं। हुआन फैंग के ये सुनने के बाद अब झांग ने कई सचिवों से परिचय कराया और उनसे परिचित हुए। इसलिए वो वू हाओ से मदद मांगने को तैयार हो गया। बाकी लोगों के लिए तो कोई रास्ता नहीं है। वू हाओ इससे बहुत संतुष्ट है। आखिरकार हुआन फैंग की मदद से वो बहुत समय बचा सकता है। इसके अलावा इस तरह की चीज शुरुआत में सबसे कठिन होती है। जब तक ये शुरू होता है अगली चीज बहुत आसान होती है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद वू हाओ स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में था। वो हुआन फैंग के साथ शराब पीने और बातचीत करने गया और काफी देर बाद चला गया। क्या आप सचमुच उसकी मदद करना चाहते हैं? वू हाओ के चले जाने के बाद गो लियांग ने हुआन फैंग से कहा, मैं सहमत हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। हुआन फैंग ने कहा, लेकिन आपने भी यह सुना है। मैंने बस उनसे पूछा था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि यह सफल होगा। वास्तव में मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। यही तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। आखिरकार तुम उन लोगों से परिचित नहीं हो। यदि तुम उन्हें उनसे मिलवाओगे तो उन्हें घृणा होगी। गो लियांग ने कहा कि वो हुआन फैंग से ज्यादा सोचते हैं। आखिरकार हुआन फैंग और वू हाओ के बीच संबंध को केवल सामान्य माना जा सकता है। भले ही वे मदद न करें, फिर भी वे समझ में आ सकते हैं। इसके विपरीत यदि वे मदद करते हैं तो वे हुआन फैंग के लिए कुछ परेशानियां लाएंगे। हालांकि हुआन फैंग दूसरे पक्ष की मदद करने के लिए सहमत हो गए, जिससे गो लियांग असहाय हो गए। चिंता मत करो, मेरे पास एक स्पष्ट विचार है। मैं यहाँ निवेशकों को उनसे परिचित कराने के लिए आया हूँ। यह कोई बुरी बात नहीं है। भले ही वे वू हाओ पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे मुझ पर टिप्पणी नहीं करेंगे, हुआन फैंग ने गो लियांग से कहा। साथ ही हुआन फैंग को यह भी पता है कि जियांगजू में वे नेता खुद के प्रति इतने विनम्र हैं, क्योंकि वे केवल सचिव टैन और सचिव क्यू का चेहरा देखते हैं। जब तक वे उनके सामने इष्ट हैं, जियांगजू के नेता अपने बारे में कोई राय नहीं रखेंगे। इसके अलावा जैसा कि हुआन फैंग ने खुद कहा था, वो निवेशकों को पेश करने में मदद करने के लिए काफी दयालु है। यह कोई बुरी बात नहीं है। भले ही नेता वू हाओ को नहीं देखना चाहते, वे खुद को नहीं देखेंगे। गो लियांग ने सिर हिलाया, फिर भौहें सिकोड़कर कहा, क्या आपकी कोई शक है? ऐसा लगता है कि हमारा मॉनिटर बहुत बदल गया है। हालांकि वो बहुत सीधा दिखता है, फिर भी वो मुझ पर कुछ प्रभाव डालता है। इसमें इतना अजीब क्या है? हुआन फैंग ने बियर का एक घूंट लिया और कहा, जैसा कि उन्होंने अभी कहा, हर कोई बदल गया है और वह भी बदल गया है। हाँ, इसे कौन रख सकता है? गो लियांग ने कहा। इस समय अचानक निजी कमरे का दरवाजा खुला और एक सहपाठी अंदर चला गया। उसका शरीर थोड़ा गीला लग रहा था। पूरा व्यक्ति अस्त व्यस्त था। अंदर आते ही वो चिल्लाया, नहीं, लड़ो लड़ो। क्या चल रहा है? निकटतम वू हाओ से पूछा। यह जियाओडोंग है जो दूसरों से लड़ता है और बाहर है, सहपाठी ने जल्दी से समझाया। हुआन फैंग और गो लियांग भी खड़े हुए और छात्र के पास गए। जो लोग एकांत कक्ष में गा रहे थे या शराब पी रहे थे, उन्होंने अपनी हरकतें बंद कर दी और छात्र के पास चले गए। चलो चलकर देखते हैं, छात्राओं को यहाँ नहीं आना चाहिए, वू हाओ ने कहा। हाँ, जाओ और देखो कि हमारे लोगों को मारने की हिम्मत कौन करता है। वू हाओ में अभी भी कुछ आकर्षण है। इसके अलावा हर कोई बहुत बूढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत गर्म खून वाला भी है। उन्होंने अभी अभी बहुत शराब पी है। अब उनका हौसला बुलंद है। इसलिए जब वे ये समाचार सुनते हैं तो पहली प्रतिक्रिया डरने की नहीं, बल्कि उन लोगों को सिखाने की होती है जो अपने सहपाठियों को धमकाते हैं। पहले वाले के नेतृत्व में सभी पुरुष छात्र बाहर चले गए। हुआन फैंग और गो लियांग दोनों इस समय नीचे नहीं गिरे। कुछ भी हो, वे सभी उनके सहपाठी हैं, वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे ही प्रमुख सहपाठी ने अपने आसपास के आदमी की ओर इशारा किया। भीड़ की गति तेज हो गई और वे जल्द ही वहां पहुंच गए। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने देखा कि उनके दो सहपाठियों को बहुत सारी बियर पिलाई गई थी और उनके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा था। जाहिर तौर पर उन्हें पीटा गया था। ओह, क्या कोई आया? तुम कैसे लड़ना चाहते हो? कितने अद्भुत लोग हैं। दूसरी तरफ 5 या 6 लोग थे। उस आदमी की बाहों पर टैटू था। जब उसने सब लोगों को आते देखा तो वो डरा नहीं, बल्कि उन्हें हिकारत से देखने लगा। क्या बात? वू हाओ ने अपने सहपाठियों से पूछा। दो छात्रों में से एक ने उस ताकतवर आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, शौचालय जाने के तुरंत बाद हमने इन लोगों को 2 महिलाओं के साथ छेड़खानी करते देखा, इसलिए हमने दयालुता से 2 शब्द कहे। नतीजतन इन लोगों को कोई मतलब नहीं था सब, इसलिए जब वे ऊपर आए तो उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। मेरे तुम्हें मारने से क्या दिक्कत है?
मैं पिटना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम से काम रखो, बड़े आदमी ने अहंकार पूर्वक कहा। जब उन्होंने बड़े आदमी की बातें सुनी तो दोनों छात्र डर गए और उन्हें अपने पिछले कार्यों पर पछतावा हुआ। उस वक्त उन्होंने शराब भी बहुत पी ली और ज्यादा सोचा नहीं। जब उन्होंने इस तरह की चीज देखी तो उन्होंने दो वाक्य कहना चाहा जिससे उन्हें परेशानी हुई, और मेरे पीछे आने वाले अन्य छात्र सड़क पर अन्य छात्रों को देखकर डर गए। उन्होंने गुप्त रूप से उन पर नासमझ होने का आरोप लगाया। उसने सोचा कि यह स्कूल में था, वे समाज में इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे चेहरा दिखाओ दोस्त, बस इतना ही। इस समय मैंने घटनास्थल पर कुछ गतिरोध देखा। मैंने पहले बहुत सारी मैगी वाइन पी थी। इस समय शाओबिंग, जो हीरो बनना चाहता था, खड़ा हुआ और कहा। शाओबिंग को अपने सहपाठियों को उसकी प्रशंसा करते देख बहुत गर्व हुआ। उसने गुप्त रूप से कहा कि वो जानता था कि उन लड़कियों को, विशेषकर वान टोंग टोंग को, उसकी वीरता देखने के लिए अभी बाहर आना चाहिए। हालांकि शाओबिंग के संतुष्ट होने से पहले उसे लगा कि उसकी नाक पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा हिंसक प्रहार किया गया है। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी नाक से तरल पदार्थ बह रहा है। पूरा शरीर भी अनियंत्रित होकर उड़ गया और उसके पीछे उसके सहपाठियों पर भारी पड़ गया। अगर उसके पीछे कोई नहीं होता तो शायद वो जमीन पर गिर जाता। इसके अलावा ये बहुत हल्का भी नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी है, मैं तुम्हारा चेहरा बता दूं? तुम पेशाब नहीं करते और अपना ख्याल नहीं रखते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मजबूत आदमी ने शाओबिंग की ओर देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा। अर्थात आइए हम आपको बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि आप कौन है। इस बच्चे ने बहुत ज्यादा शराब पी होगी, वो सचमुच कुछ भी कहने की हिम्मत कर रहा है। तगड़े आदमी के पीछे छोटा भाई हंसकर बोला, आप क्या चाहते हैं? वू हाओ ने शाओबिंग को देखा जिसे जमीन पर पीटा गया था, और उसने अपने दिल में कहा कि पर्याप्त सफलता नहीं बल्कि अधिक विफलता थी। हालांकि उसने ताकतवर आदमी और अन्य लोगों की ओर देखा। वैसे भी ये मामला अभी भी सुलझना बाकी है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1161 मुठभेड़ जूझियो। आप क्या चाहते हैं? मजबूत आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा। वे घुटनों के बल बैठ गए और मेरे सामने झुक गए। फिर उन्होंने दादाजी को चिल्लाकर कहा, ये ठीक है, अन्यथा मैं आप सभी को अस्पताल में रहने दूंगा। बलशाली व्यक्ति की भयंकर आंखें देखकर बहुत से लोग उसकी ओर देखने का साहस नहीं करते। इस समय बहुत से लोग बहुत अधिक शराब पीकर उठते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे एक गैंगस्टर से मिले हैं, और वे अभी भी उस तरह के गैंगस्टर हैं जो बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और बहुत खूंखार हैं। इससे उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अभी अभी जल्दबाजी की है। यदि उन्हें ये पता होता तो वे निजी कमरे में नशे में नहीं होते। अब खैर, किसी भी समय अस्पताल में पहुंचने का जोखिम है। साथ ही इन लोगों के दिल कुछ ऐसे लोगों के बारे में शिकायतों से भरे हुए हैं जो सिर्फ नासमझ हैं। यदि आप कहते हैं कि आप शौचालय जाते हैं तो बाथरूम में जाएं। यदि आप में सुंदरता को बचाने के लिए नायक की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं है तो चीनी मिट्टी का काम बंद न करें। यह अभी बेहतर है। यदि आपको पीटा जाता है तो आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। इसका संबंध अन्य लोगों से भी है। इस समय शाओबिंग का दिल सबसे ज्यादा नाराज है। वो न केवल उस आदमी से नाराज है जिसने उसे मारा, बल्कि उन लोगों से भी नाराज है जिन्होंने अभी अभी परेशानी पैदा की है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वो इतने सारे लोगों के सामने खुद को मूर्ख नहीं बनाते। हालांकि अभी अभी बड़े आदमी की चाल सीखने के बाद शाओबिंग अब एक दूसरे की परेशानियों का पता नहीं लगा सकते हैं और केवल अपने दिल में शिकायत कर सकते हैं, बस इतना ही। क्या आप बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं? हमारे लोगों की पिटाई कर रहे हैं और अब वे झुककर माफी मांग रहे हैं। वो हाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बहुत ज्यादा? और क्या क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? बड़े आदमी ने बिना किसी हलचल के कहा। वो हाव के पास कुछ समय के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये पूर्व विद्यालय नहीं है। लोग उनसे बिल्कुल भी तर्क नहीं करते। साथ ही ये शैतान की राजधानी नहीं है। यह उसके क्षेत्र में नहीं है। ऐसे कुछ ही तरीके हैं जिनके बारे में वो सोच सकता है। अब तो उसका दिल यही उम्मीद कर सकता है कि किसी ने चुपके से पुलिस बुला ली हो। जब तक वो पुलिस के पास आने पर जोर देता रहेगा वे ठीक रहेंगे। ओह, क्या आपके पास और है? मैं इसे देखना चाहता हूँ। इस समय हुआंग फैंग ने अपने सामने भीड़ को धक्का दिया और मजबूत आदमी के विपरीत दिशा में चला गया। आपका टीएम कौन है? क्या तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है? तुम मेरी मुट्ठी का स्वाद चखना चाहते हो, है ना? मजबूत आदमी ने हुआंग फैंग को दुर्भावना से देखा और कहा कि उनके विचार में हुआंग फैंग ने जानबूझकर उसे उकसाया और उसका सम्मान किया, मजाक के रूप में चेतावनी। और हुआंग फैंग के सहपाठियों ने जब मजबूत आदमी को देखा तो वे और अधिक क्रोधित हो गए और वे और अधिक डर गए। वे सिर्फ साधारण सफेदपोश कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके बीच कोई मजबूत रिश्ता नहीं था। जाहिर तौर पर इन गैंगस्टर्स से दुश्मनी मोल लेना कोई समझदारी की बात नहीं थी। इसलिए वे हुआंग फैंग के बारे में भी शिकायत कर रहे थे। उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। क्या उन्हें इससे कोई कष्ट नहीं होने वाला था? यह वो हाओ और शाओबिंग है जिन्हें राहत मिली है। ऐसा नहीं है कि उन्हें लगता है कि हुआंग फैंग उनके सामने समस्या का समाधान कर सकते हैं, बल्कि यह कि अगर हुआंग फैंग भी सामने आते हैं तो उन्हें शर्म नहीं आती। हुआंग फैंग मजबूत होना चाहता है और अंततः समस्या का समाधान नहीं कर सकता। लोग केवल उसे दोष देंगे, यह नहीं सोचेंगे कि वो बेकार है। तुम्हारी मुट्ठी सख्त है। हुआंग फैंग की अभिव्यक्ति भी वैसी ही लगती है। उसके लिए अपने सामने कई गैंगस्टरों के सामने अपना रंग खोना बेकार है। हमें यह जानने की जरूरत है कि जिस दुश्मन का उसने पहले सामना किया था वो सामने वाले आदमी से ज्यादा बेहतर नहीं है। उन लोगों का सामना करते समय उसे सोचने का ज्यादा डर नहीं होता। वो इतने आम गैंगस्टर से कैसे डर सकता है? तुम मरना चाहते हो? हुआंग फैंग के बार बार उकसावे को देखकर मजबूत आदमी अंततः उस पर अपनी मुट्ठी हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। हुआंग फैंग के पक्ष के कुछ लोगों ने मजबूत आदमी को अपनी मुट्ठी हिलाते हुए देखा और वे चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि उन्होंने हुआंग फैंग और शाओबिंग को देखा है जैसे वे हिट और फ्लाई थे, जबकि दूसरी ओर शाओबिंग हेमोस्टेटिक था। वो अपने दिल में उपहास कर रहा था। हुआंग फैंग को दोष देना बेवकूफी है, हालांकि ऐसा करना ठीक है। उस समय हुआंग फैंग अकेले नहीं होंगे और दूसरों को उनकी शर्मिंदा उपस्थिति याद नहीं होगी, क्योंकि हुआंग फैंग केवल खुद से अधिक शर्मिंदा होंगे। लेकिन फिर उसके चेहरे के भाव थम गए।
उसका चेहरा स्तब्ध और अविश्वसनीय था और उसका मुंह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, ये कैसे हो सकता है। शाओबिंग के शब्द भी वही हैं जो अन्य लोग घटनास्थल पर कहना चाहते हैं। उनके दिल शाओबिंग के समान है और वे अपने सामने आने वाली चीजों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये कैसे हो सकता है। बलवान ने यह बात भी अपने मुख से कही। उसने आश्चर्य से हुआन फैंग की ओर देखा और दूसरे पक्ष ने अपने दाहिने हाथ से उसकी मुट्ठी पकड़ ली। तुम्हें पता है, वो सिर्फ हुआन फैंग के उकसावे के कारण क्रोधित था। उस मुट्ठी ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन अगर ऐसा था भी तो उसे हुआन फैंग ने आसानी से पकड़ लिया। दूसरे पक्ष ने तुरंत अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में ले लिया। ताकतवर आदमी हुआन फैंग के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हुआन फैंग का दाहिना हाथ बेड़ियों के एक सेट की तरह था जिसने उसे मजबूती से कैद कर लिया था। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, उसका कोई असर नहीं हुआ। बल के अत्यधिक प्रयोग के कारण उस ताकतवर आदमी के चेहरे को लाल होते देखकर घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग समझ गए कि वो ताकतवर आदमी हुआन फैंग के प्रति दयालु नहीं था, लेकिन वो वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था और वो हुआन फैंग के नियंत्रण से दूर नहीं जा सकता था। सभी चलो, ये सामने ही है। इस समय हुआन फैंग से कुछ परिचित महिला आवाजें आईं। इतने सारे लोग क्यों, क्या बात है। मुझे नहीं पता। देखो, वो बड़ा आदमी सिर्फ हमारा फायदा उठाना चाहता था। हुआन फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़े और उन्हें कुछ परिचित आवाजें दिखाई दी। ये जू जियो और उसकी लड़कियां थीं। उनके बगल में 2 आदमी थे। हुआन फैंग, आप यहाँ क्यों हैं। इस समय जू जियो ने भी भीड़ में हुआन फैंग को देखा। उसने भीड़ को खदेड़ दिया और हुआन फैंग के पक्ष में आ गई। उसने आश्चर्य से पूछा, उसे यहाँ हुआन फैंग को देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने सहपाठियों के साथ गाने आया था और तुम यहाँ बजा रहे हो, हुआन फैंग ने पूछा। हाँ, जू जियो ने सिर हिलाया। फिर हुआन फैंग के सामने वाले मजबूत आदमी की ओर देखा और कहा, आपने उससे कैसे लड़ाई की। वो सिर्फ होंगली और मेरा फायदा उठाना चाहता था। अगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया तो। जू शियू ने बात खत्म नहीं की, लेकिन हुआन फैंग भी समझ गए कि क्या हो रहा था। उसे इतने कुशल होने की आशा नहीं थी। उनके पास उनमें से 3 जू जियो और जू जियो लड़कियां थी जिन्हें उनके सहपाठियों ने बचाया था। अगर वे ऐसा कहते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। वहीं हुआन फैंग उन 3 सहपाठियों की मदद के लिए आभारी है। ये सोचते हुए हुआन फैंग ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और क्लिक एंड वाइब ध्वनि सुनी। उससे बलवान का हाथ टूट गया था। वह आदमी तुरंत नीचे झुका और घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह में सुअर जैसी चीख निकल गई। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1162 एक साथ खेलें। हालांकि भले ही यह लड़का पहले से ही दुखी है, हुआन फैंग ने अभी भी उसे जाने नहीं दिया है। जू जियो अब उसकी अपनी महिला है। ये लड़का असल में अपनी ही महिला का फायदा उठाना चाहता है। हुआन फैंग एक दूसरे को आसानी से कैसे माफ कर सकते हैं। इसलिए दूसरे पक्ष के घुटने टेकने के बाद हुआन फैंग ने लात मारी और कम से कम 180 जिनका शरीर टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया। 4 या 5 मीटर तक उड़ गया और फिर जमीन पर जोर से गिरा। तो उस आदमी की आवाज बड़ी और अधिक दयनीय थी और उसकी हड्डियां टूटी हुई लग रही थी। हुआन फैंग, क्या आप भी यहाँ हैं। इसी समय होंगली भी आए। हुआन फैंग को देखकर वो बहुत खुश हुई। वो जानती थी कि हुआन फैंग ने पहले जू जियो को बचाया था। हालांकि वो हुआन फैंग के विशिष्ट कौशल को नहीं जानती थी, फिर भी उसे लड़ने में सक्षम होना चाहिए। उस ताकतवर आदमी के अनुभव को देखते हुए वो जानती थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। हुआन फैंग, अच्छी लड़ाई। वो आदमी बहुत ज्यादा है। वो हमारा फायदा उठाना चाहता है। वो मारे जाने लायक है, होंगली ने हुआन फैंग से कहा। हुआन फैंग होंगली को देखकर मुस्कुराए, फिर पीछे मुड़े और उन 2 छात्रों से कहा जिन्हें ताकतवर आदमी ने पीटा था, धन्यवाद। जिस आदमी को आपने अभी बचाया है वो मेरा दोस्त है। नहीं धन्यवाद, दोनों छात्रों ने घबराते हुए हुआन फैंग से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग के पास ऐसे कौशल होंगे। वो पतला शरीर इतनी बड़ी शक्ति को छिपा सकता है। वो मजबूत आदमी अपने हाथों में एक चाल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अन्य छात्र हुआन फैंग के कौशल से हैरान थे। हालांकि साथ ही उन्हें राहत भी मिली, क्योंकि हुआन फैंग इतना शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें उन गैंगस्टरों द्वारा नहीं पीटा जाएगा। ये जाहिर तौर पर अच्छी खबर है। बकवास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को चोट पहुंचाने की। इस कमीने को मार डालो, आगे बढ़ो, उसके हाथ पैर तोड़ दो और सबसे बड़े भाई का बदला लो। जो लोग हुआन फैंग की अचानक ताकत से स्तब्ध हैं, वे न केवल हुआन फैंग के सहपाठियों में से हैं, बल्कि मजबूत आदमी द्वारा लाए गए लोग भी हैं। इस समय वे बस प्रतिक्रिया करते हैं और उनके सबसे बड़े भाई को पीटा जाता है। वे इसे कैसे सहन कर सकते हैं। वे ये भी देखते हैं कि यद्यपि हुआन फैंग के पक्ष में कई लोग हैं, वे सभी कायर हैं और केवल हुआन फैंग ही ऐसा करने का साहस करते हैं। इस तरह भले ही हुआन फैंग शक्तिशाली हो, वो केवल एक व्यक्ति है और उनके लोग स्पष्ट रूप से अधिक हैं। उसी समय उनके सबसे बड़े भाई को उनके सामने पीटा गया। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे इसे फैलाकर अपना सिर भी नहीं उठा सकेंगे। यदि वे चेहरा खोना नहीं चाहते हैं तो वे केवल हुआन फैंग के खिलाफ लड़ना चुन सकते हैं। तुम थोड़ा पीछे जाओ, हुआन फैंग ने जू जियो और होंगली से कहा और फिर वो सीधे उन गैंगस्टरों के बीच में पहुंच गया, उनके बीच में घुस गया। इस घटना ने गैंगस्टर्स को थोड़ा भ्रमित कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इस तरह से प्रतिक्रिया देंगे और फिर वे और अधिक क्रोधित हो गए। इससे पता चलता है कि हुआन फैंग ने उन्हें तुच्छ समझा, न केवल डराया बल्कि पहल भी की। इसलिए एक एक करके वे अधिक क्रोधित और अधिक क्रूर होते गए। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि उन्होंने जो किया वो कड़ी मेहनत नहीं थी। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें और लोगों पर प्रहार न कर सके, ये बेकार होगा। उन्हें एक ऐसा तथ्य मिला जिसे वे स्वीकार नहीं कर सके। हुआन फैंग उनके बीच में था और उनके लिए सुलभ था। हालांकि वे हुआन फैंग को नहीं मार सके। वे अक्सर देखते थे कि वे क्या मारना चाहते थे। दिन के अंत में ये स्पष्ट था कि उन्होंने केवल हवा में प्रहार किया था और हुआन फैंग उनके प्रति विनम्र नहीं होंगे। भीड़ में एक मुक्का और एक पैर बाईं ओर रखकर एक एक करके गैंगस्टर पीछे की ओर उड़ रहे हैं।
सीधे तौर पर उड़ने की दिशा पहले मजबूत आदमी के पास होती है, जिससे सामने वाला वहां अकेला नहीं पड़ा रहेगा और उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। 1 मिनट से भी कम समय में कई गैंगस्टर जो हुआंग फैंग को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे सभी निराश होकर चिल्ला रहे थे। उग्र होने के बजाय वे हुआंग फैंग से डरते थे। और हुआंग फैंग के सहपाठियों ने हुआंग फैंग को कुछ प्रशंसा और आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यूनिवर्सिटी में बेहद सामान्य व्यवहार करने वाले हुआंग फैंग के पास इतना मजबूत कौशल होगा। जब एक व्यक्ति ने इतने सारे गैंगस्टरों से निपटा तो वो दंग रह गया कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई, इसलिए उसने उन्हें मार गिराया। जाओ हुआंग फैंग ने जमीन पर मौजूद लोगों को चिल्लाया। वे लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सुधार की इस अवधि के बाद पूर्व मजबूत आदमी भी धीमा हो रहा है। वो खड़े होने के लिए संघर्ष करता है और हुआंग फैंग की ओर देखता है। वो कुछ दृश्य छोड़ना चाहता है, हालांकि हुआंग फैंग की ठंडी आंखों को देखकर वह अनजाने में कांप गया। फिर वो जल्दी से अपने छोटे भाई को ले जाता है। वो महसूस कर सकता है कि अगर वो कहता है कि यदि कोई दृश्य है तो हुआंग फैंग निश्चित रूप से उसे एक और मौका देगा। अभी दर्द के बारे में सोचकर उसकी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हो रही है। दुष्ट तारे को पहले ही छोड़ देना बेहतर है। ये देखकर कि सभी गैंगस्टर चले गए हैं, हुआंग फैंग के सहपाठियों को इस समय वास्तव में राहत मिली है। उन्हें भी पता है कि आज का कार्यक्रम खत्म हो गया है। हुआंग फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खेल सकते हो। ये सिर्फ इतना है कि यह फिल्म से अधिक शक्तिशाली है। मैं जाऊंगा। हुआंग फैंग, आप अभी बहुत सुंदर थे। हुआंग फैंग के सहपाठियों ने हुआंग फैंग को घेर लिया। सभी मुस्कुरा रहे थे और चापलूसी कर रहे थे। बेशक हर कोई अच्छे मूड में नहीं होता। शाओ बिंग और वू हाओ बुरे मूड में है। सबसे पहले शाओ बिंग हुआंग फैंग को ताकतवर आदमी द्वारा हराते हुए देखना चाहता था। उस मामले में हुआंग फैंग को खुद ने नहीं हराया था। हालांकि हुआंग फैंग का कौशल अप्रत्याशित रूप से मजबूत था और उसने सभी गैंगस्टरों को हरा दिया। इस तरह वो शाओबिंग से और भी अधिक शर्मिंदा था। और वो हाउ बुरे मूड में है। वो मॉनिटर था। जब वो विश्वविद्यालय में थे तो कक्षा में जो कुछ हुआ उसका समाधान हुआंग फैंग ने किया था। लेकिन इस बार हुआंग फैंग समस्या को हल करने के लिए सामने आए और जब वो इसे हल नहीं कर सके तो ऐसा नहीं लगा कि वो हाउ अक्षम थे। आसपास के छात्र निश्चित रूप से सोचेंगे कि वे केवल विश्वविद्यालय में ही उपयोगी हो सकते हैं और जब वे समाज में प्रवेश करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। इसलिए वो हाउ चाहता है कि हुआंग फैंग भी उसके जैसा ही हो, जो उचित चीज से निपटने में असमर्थ हो और उसे पीटा जाए, बजाय इसके कि हुआंग फैंग उस चीज को सुलझाए और खुद को लाइमलाइट से लूट ले। हालांकि चूंकि चीजें पहले ही घटित हो चुकी हैं, वो हाउ के लिए उनके बारे में और सोचना बेकार है। इसके अलावा उसे अभी भी हुआंग फैंग की मदद की जरूरत है, इसलिए उसने हुआंग फैंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्होंने भी अपने आसपास के लोगों का अनुसरण किया और हुआंग फैंग को 2 तारीफें दी जो निश्चित रूप से पूरी तरह से अनुपस्थित थी। हुआंग फैंग ने अंततः आसपास के क्षेत्र को शांत कर दिया। फिर उन्होंने जूजियू की लड़कियों को कई छात्रों से मिलवाया। जब उन्हें पता चला कि हुआंग फैंग और जूजियू दोस्त थे तो वे सभी चिल्लाए और जूजियू को एक साथ खेलने के लिए निजी कमरे में आने के लिए कहा। आखिरकार चारों लड़कियां दिखने में बहुत अच्छी थीं। जब वे निजी कमरे में आए तो जाहिर तौर पर वे माहौल में अधिक सक्रिय थे। जब जूजियू ने हुआंग फैंग को देखा तो वो हुआंग फैंग से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वो सहमत हो गया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1163 क्या हुआ। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? क्या सब ठीक है? जब हुआंग फैंग फिर से निजी कमरे में लौटे तो निजी कमरे में रहने वाली लड़कियां पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। ये ठीक है, ये ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ये सब हुआंग फैंग का धन्यवाद है। वो है जल्द ही एक पुरुष सहपाठी लड़कियों को बताने जाएगा कि अभी क्या हुआ था। उनके शब्दों में हुआंग फैंग के प्रति प्रशंसा देखना कठिन नहीं है। प्रत्येक पुरुष छात्र के विवरण के साथ महिला छात्रों के विस्मयादिबोधक निजी कक्ष में गूंजते रहे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विश्वविद्यालय में एक शांत व्यक्ति हुआंग फैंग समाज में आने पर इतना उग्र हो जाएगा। उन्होंने सरकार के अधिकारियों से कहा कि वे कहने के बजाय उन्हें एक टोस्ट का प्रस्ताव दें। यहाँ तक कि लड़ाई भी इतनी भयंकर थी, उसके पास ऐसा खजाना ज़ैड क्यों नहीं था? उन लड़कों का वर्णन सुनने के बाद वांग टोंगटोंग को फिर से हुआंग फैंग से मिलने की अधिक आवश्यकता महसूस हुई। साथ ही उन्हें दबाव और संकट भी महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि हुआंग फैंग अब अधिक उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट पुरुष हमेशा महिलाओं का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उसके आसपास महिलाओं की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए उसके प्रतिस्पर्धी काफी होंगे। हालांकि वांग टोंगटोंग को अभी भी खुद पर पूरा भरोसा है। एक तो ये कि वो हुआंग फैंग की सहपाठी थी और उसका प्रेमी था। हालांकि समय कम था, लेकिन उसने वास्तव में अपने दिल में एक प्रेमी के रूप में हुआंग फैंग के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि आखिरकार यह ऐसे नाम के कारण है। इसके अलावा वो हुआंग फैंग के बारे में भी जानती है, इसलिए अन्य लोगों की तुलना में मेरे पास अभी भी फायदे हैं। हालांकि जब वांग टोंगटोंग हुआंग फैंग से बात करने जा रहा था तो उसके पास पहले से ही एक खूबसूरत महिला बैठी थी। उस क्षण उसका चेहरा उदास हो गया और आंखों में आक्रोश भर आया। वो औरत कौन है? वांग टोंगटोंग एक पुरुष सहपाठी को खींचता है और जू जियू की ओर इशारा करता है और पूछता है। वो हुआंग फैंग की दोस्त है। हर कोई एक साथ खेलता है, इसलिए उन्हें एक साथ खेलने के लिए बुलाया जाता है। पुरुष छात्र ने पहले वांग टोंगटोंग को देखा और फिर जू जियू की पहचान वांग टोंगटोंग से कराई। वांग टोंगटोंग का चेहरा और भी बदतर है क्योंकि उसकी महिला अंतर्ज्ञान उसे बताती है कि हुआंग फैंग और जू जियू सामान्य दोस्तों की तरह सरल नहीं है। हुआंग फैंग की और जू जियू की नजर देखकर वो ये भी देख सकती है कि वो प्यार में पड़ी एक महिला है और अपने प्रेमी की ओर देखती है। अब वांग टोंगटोंग का मूड और भी खराब है। हालांकि उसे उम्मीद थी कि हुआंग फैंग के पास महिलाओं की कमी नहीं होगी। उसके पास पहले देखी गई प्रतियोगिता के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी भी होंगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह प्रतियोगी इतनी जल्दी सामने आएगी। इसके अलावा दिखने में खुद की तुलना में वो बिल्कुल भी नहीं हारी। दूसरे पक्ष की जीत का कोई आश्वासन नहीं है। हुआंग फैंग, यह एक सहपाठी पार्टी है। क्या आप अपने दोस्तों को यहाँ आने के लिए बुला रहे हैं? मैं सहन नहीं कर सकता। वांग टोंगटोंग हुआंग फैंग के पास गया और कहा।
हुआन फैंग ने उसकी बात सुनी और थोड़ा सा नाराज हो गया। जू जियो की शर्मिंदा उपस्थिति देखकर हुआन फैंग ने जू से कहा, चलो खेलने के लिए दूसरे कमरों में चलते हैं। कुआ, जू जियो ने जवाब दिया। जब तक वो हुआन फैंग के साथ था, वो जहां भी गया सब कुछ वैसा ही था। नहीं, हुआन फैंग, हर कोई एक साथ कितना जीवंत रूप से खेल रहा है। अर्थात वान टोंग टोंग, वे हुआन फैंग के दोस्त हैं। जब आप उनसे मिलते हैं तो दोस्त बनाने और एक साथ खेलने में आप कितने अच्छे हैं। बस मत जाओ, निजी कमरे इतने बड़े हैं कि अधिक प्रतिभाएं व्यस्त है। ये देखकर कि हुआन फैंग और जू जियो जा रहे हैं, अन्य लोग तुरंत खुश नहीं हुए, विशेष रूप से उन पुरुष छात्रों को। आपको पता होना चाहिए कि जू जियो की लड़कियां सभी सुंदर हैं और वे वान टोंग टोंग से भी बदतर नहीं है। ऐसी सुंदरियों की मौजूदगी में कमरे का माहौल बेहतर रहेगा। भले ही उनके पास कुछ भी न हो, वे एक दूसरे के साथ गा सकते हैं और बात कर सकते हैं, बुरा नहीं है। इसके अलावा किसे यकीन है कि अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब वान टोंग टोंग जू जियो की लड़कियों को भगाना चाहता है तो वे लड़के जाने को तैयार नहीं होते हैं। हुआन फैंग ने जू जियो को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। ये देखते हुए कि हर कोई उसके खिलाफ है, वान टोंग टोंग के पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जबकि हुआन फैंग और जू जियो भी छोड़ने में असमर्थ है। हुआन फैंग जू जियो के साथ बातचीत करना जारी रखता है और जू जियो के विवरण के माध्यम से हुआन फैंग को भी पता चलता है कि अभी क्या हुआ था। पता चला कि जू जियो की लड़कियां बाहर थी और उन्होंने जू जियो के ऑडिशन में पास होने का जश्न मनाने के लिए भोजन किया था। तुरंत स्कूल वापस जाने के बजाय वे गाने के लिए यहाँ आ गए। वहीं इन चारों में से दो के पहले से ही बॉयफ्रेंड है, आज वे ही उन्हें यहाँ लाए हैं। आइए एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे को जाने। परिणाम स्वरूप बाथरूम से बाहर निकलते समय जू जियो और होंगली की मुलाकात पूर्व ताकतवर लोगों से हुई, जिन्होंने स्पष्ट रूप से शराब पी थी। अब ऐसी खूबसूरत जू जियो और होंगली को देखकर वे मदद नहीं कर सकते लेकिन फ्लर्ट करना चाहते हैं। इसी समय हुआन फैंग के 3 छात्र बाथरूम से बाहर आए और निजी कमरे में वापस जाने की तैयारी की। ये दृश्य देखकर, कुछ शराब पीकर और आवेग में आकर, उन्होंने उन गैंगस्टरों की हरकतों को भी रोक दिया। परिणामस्वरूप जू जियो और होंगली असमंजस में अपने निजी कमरे में वापस भाग गए, जबकि हुआन फैंग के 3 सहपाठियों को उन गैंगस्टरों ने सबक सिखाया और फिर होंगली पिछली चीजों के बारे में बात करने के लिए निजी कमरे में वापस चले गए और अन्य 2 लड़कियों के बॉयफ्रेंड हुआन फैंग के कई सहपाठियों की मदद करने के लिए एक साथ सामने आए, जिसके कारण बात की बातें हुई। मुझे मौत से डर लग रहा है, लेकिन आपके सहपाठियों के लिए मुझे नहीं पता कि क्या करना है, जू जियो ने डर के साथ कहा। सुंदरता एक अभिशाप है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं बाद में स्कूल में ही रुकूंगा। नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैं अकेले बाहर नहीं आ सकता, ये खतरनाक होगा, जू ने कहा। ऐसा नहीं है, हुआन फैंग ने कहा, चिंता मत करो, ये भविष्य में ठीक रहेगा। ये स्कूल में रहने का तरीका नहीं है। इसके अलावा आप जल्द ही फिल्म करने जा रहे हैं। तो क्या मुझे तुम्हारे बिना डर लगता है, जू ने कहा। ये ठीक है, भविष्य में ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी की व्यवस्था करूंगा, हुआन फैंग ने कहा। वास्तव में हुआन फैंग पहले से ही ऐसा कर रहा है। अकेले जू जियो या उसके आसपास की महिलाओं के बजाय वो गुप्त रूप से उनकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों की व्यवस्था करेगा। जिन नौकरों को वो विला में रखता है, अंगरक्षक, वे न केवल खाना पकाने और काम करने में सक्षम है। क्या मुझे एक महिला मिल सकती है, जू ने अस्थायी रूप से पूछा। आखिरकार अगर कोई आसपास रहा होगा तो उसे असुविधा महसूस होगी। चिंता मत करो, भले ही तुम चाहो कि कोई आदमी मेरे पीछे आए, मैं नहीं चाहता, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर का राजा, जू जियो ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी आंखें खुशी से भरी थीं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1164 1 तीर 2 ईगल। जब हुआन फैंग और जू जियो बातें कर रहे थे और अन्य छात्र अभी भी शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि शाओबिंग भूल गया है। उसने कोने में अपना घाव खुद ही पोंछा। अभी अभी बलवान आदमी बहुत भयंकर था, उसे अब भी घाव का दर्द महसूस हो रहा था। शाओबिंग, क्या आपका परिवार जियांगजू से नहीं है? हुआन फैंग की स्थिति की जांच करें। इस समय वू हाओ आया और शाओबिंग के पास बैठ गया। क्या? शाओबिंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या आपको आश्चर्य नहीं है कि ग्रामीण इलाके का एक व्यक्ति इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता है और इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव कैसे कर सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि हुआन फैंग के बारे में कुछ अजीब है? जैसे ही वू हाओ ने शराब पी, उसका चेहरा वैसा ही रहा, मानो वो कोई महत्वहीन बात कर रहा हो। यह अजीब बात है। शाओबिंग ने दूर से हुआन फैंग को देखा और कहा कि जू जियो, जो हुआन फैंग के पास था, की भी नजर गर्म थी। वो वान टोंग टोंग से भी अधिक सुंदर लड़की है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हुआन फैंग अब वान टोंग टोंग को नहीं देख सकते, क्योंकि उनके पास एक बेहतर वान टोंग टोंग है। जब वो विश्वविद्यालय में था तो वो बहुत साधारण था और वो लोगों के सामने इतना आत्मविश्वासी नहीं था। वान टोंग टोंग द्वारा छोड़े जाने के बाद वो लंबे समय तक उदास रहा। हालांकि ऐसा व्यक्ति प्रवेश के 2 साल से भी कम समय के बाद समाज ने इतना बड़ा बदलाव देखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो आश्वस्त और शांत है, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वू हाओ ने अपने हाथ में ली हुई सारी शराब पी ली और हुआन की ओर देखा फैंग। फिर उन्होंने कहा, मुझे वो बहुत पसंद नहीं है। यह मुझे एक जोकर की तरह अक्षम बना देगा। मुझे भी यह पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा। शाओबिंग ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं कल उसकी जांच करूंगा। मैं देखूंगा कि पिछले साल उसके पास क्या था। यह वैसा ही है जैसा अब है। वू हाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर अपना गिलास लेकर धीरे से चला गया। उसके दिल में शाओबिंग उसके लिए इस्तेमाल करने का एक उपकरण मात्र था। यहाँ तक कि हुआन फैंग ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। हुआन फैंग के दिल में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहपाठी दोस्ती थी, लेकिन वू हाओ के पक्ष में यह उल्लेख करने लायक नहीं थी। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वू हाओ के विचार में दुनिया में केवल 2 प्रकार के लोग हैं, एक अपने लिए उपयोगी है, दूसरा अपने लिए बेकार है।
दूसरे अपने लिए उपयोगी है और वह अच्छे संबंध बनाने के लिए कुछ समय व्यतीत करेगा। रही बात उन लोगों की जो बेकार है, तो उन पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसका कोई मित्र नहीं है और उसे मित्रों की आवश्यकता नहीं है। वो सोचता है कि अतीत में लोग उसके पास आते हैं, हितों को बनाए रखना सबसे अच्छा है। अब उसकी रुचियां शाओ बिंग जैसी ही है। ये दोनों हुआंग फैंग से असंतुष्ट हैं, जो काफी है। जब हुआंग फैंग निजी कमरे में गा रहा था और बातचीत कर रहा था, तो जिस मजबूत व्यक्ति को हुआंग फैंग ने पीटा था, वो पहले ही केटीवी छोड़ चुका था। बॉस, बस इतना ही? एक छोटा भाई कहने को तैयार नहीं है? नहीं, क्या तुम पिटना नहीं चाहते? अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे मत घसीटो, मजबूत आदमी असंतोष से चिल्लाया। बॉस, वास्तव में यदि आप कोई जगह ढूंढना चाहते हैं तो ये बुरा नहीं है। इसी समय अगले छोटे भाई ने कहा, तुम्हारा क्या विचार है? जल्दी करो और इसे मुझे मत बेचो। ताकतवर आदमी ने असंतोष से कहा, क्या हमें हाल ही में कोई समर्थक नहीं मिला है? ये दूसरी पार्टी का क्षेत्र है। मान लीजिए कि कोई यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है, हम उससे मिले और उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वो लड़ने में बहुत अच्छा है, इसलिए हमें नुकसान हुआ। तुम सोचो, कारण चाहे जो भी हो, हम उसे देखने आएंगे। छोटे भाई ने जल्दी से कहा। पा, मजबूत आदमी ने छोटे भाई के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास बहुत सारे विचार हैं। यह अच्छा है। यह अपनी वफादारी दिखाने और लानत आदमी को सबक सिखाने का एक अच्छा तरीका है। क्या है तीर की नोक? एक तीर से दो शिकार, छोटे भाई ने जल्दी से कहा। हाँ, एक पत्थर से दो शिकार। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ और तुम मत जाना, बस यहाँ देखते रहना ताकि वे लोग पहले से ही चोरी छिपे भाग न जाए, बड़े आदमी ने कहा। अपने छोटे भाई को आदेश देने के बाद बड़े आदमी ने फोन किया, जबकि छोटे भाइयों को रहने के लिए जगह मिल गई और वे केटीवी की दिशा में देखने लगे कि क्या हुआंग फैंग दिखाई देगा। इस समय निजी कमरे में हुआंग फैंग को अभी नहीं पता था कि उन लोगों ने बदला लेने का विचार नहीं छोड़ा है। उनके आसपास के लोगों ने उन्हें मना लिया और जू जियो के साथ कई गाने गाए, जिनमें से सभी प्रेम गीत थे। जब उन्होंने वांग टोंग टोंग के साथ ऐसे गाने गाए तो हुआंग फैंग उनके साथ संघर्ष में पड़ गए। हालांकि जब उन्होंने जू जियो के साथ गाया तो उनके बीच ऐसा कोई संघर्ष नहीं था, भले ही यह अभी भी लंबे समय तक रहा हो। जब वांग टोंग टोंग ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा गुस्से से और भी हरा हो गया। जब तक वू हाओ ने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए, उसका चेहरा बेहतर दिख रहा था। और जब ये पता लगाने का समय आया तो हुआंग फैंग के सहपाठियों को पता चला कि हुआंग फैंग का गायन अभी भी बहुत अच्छा था। वे एक के बाद एक चिल्लाने लगे। यह अफसोस की बात थी कि हुआंग फैंग गायक नहीं बने। और हुआंग फैंग भी बहुत खुश है क्योंकि जू जियो का गायन कौशल भी अब बहुत अच्छा है। इस तरह वो भविष्य में ली बिंगयून के रास्ते पर चल सकती है। निस्संदेह यह अधिक थका हुआ होगा। हुआंग फैंग का जू जियो पर दबाव डालने का कोई इरादा नहीं है, सब कुछ उसके अपने अर्थ पर निर्भर करता है। भीड़ ने निजी कमरे में खेलते हुए 1 घंटे से अधिक समय बिताया। हुआंग फैंग के पास अब पिछली बार होंगली के आसपास सबसे अधिक पुरुष है। जू जियो की अन्य दो रूममेट्स के बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन होंगली के नहीं, इसलिए हुआंग फैंग की सपाटी होंगली से खूनी गंध वाली शार्क की तरह घिरी हुई है। हालांकि होंगली स्पष्ट रूप से ऐसी चीजों से निपटने में बहुत अनुभवी है। अंत तक उसने किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दिया। उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो उसका नंबर लेना चाहता हो। बेशक इस मामले में उसने किसी को नाराज नहीं किया, जो बहुत शक्तिशाली है। लोग बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं और वे बाहर चले जाते हैं। हालांकि जब वे केटीवी के बाहर पहुंचते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है, क्योंकि उनके आगे कई वैन रुकती हैं तो कई लोग कार से उतरते हैं। ये लोग बिल्कुल उनके पहले के लोगों की तरह हैं। लोगों को और भी अधिक डराने वाली बात यह है कि जिन लोगों को हुआंग फैंग ने पीटा था वे फिर से मजबूत व्यक्ति के नेतृत्व में दिखाई दिए। हालांकि इस समय उनके चेहरे पर पहले वाला अहंकार नहीं था। इसके बजाय वो प्रसन्न चेहरे के साथ आखिरी कार की ओर भागा, झुक गया और कार में बैठे लोगों के नीचे आने का इंतजार करने लगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1165। अच्छा भाई फैंग। भाई कियांग, कृपया आप स्वयं आए। जब आखिरी कार से एक युवक नीचे आया तो मजबूत आदमी ने अपना शरीर नीचे झुकाया और चेहरे पर चापलूसी करते हुए कहा, कुआ। युवक ने केवल एक सौम्य हम कहा, लेकिन मजबूत आदमी का चेहरा बिल्कुल भी दुखी नहीं था। इसके विपरीत उसके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था और उसके चेहरे पर मुस्कान अधिक पूर्ण थी। भाई कियांग, वे लोग वहां हैं। वे ही लोग हैं जो यहाँ परेशानी पैदा करते हैं, ताकतवर आदमी ने जारी रखा। कितने लोग आए हैं? मजबूत भाई ने कहा। 10 या 20 से अधिक, ताकतवर आदमी ने उत्तर दिया, लेकिन अंदर से केवल एक ही लड़ सकता है। एक एक करके आप सब कैसे हैं? मजबूत भाई ने मजबूत आदमी की ओर देखा और धीरे से कहा। ताकतवर आदमी शर्मिंदा हुआ और बोला, यह विचार बहुत कठिन है, हम उसके विरोधी नहीं हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कौन परेशानी पैदा कर रहा है। मेरे 3 सिर और 6 हाथ हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, वो केटीवी गए, इसलिए जल्द ही उनकी मुलाकात हुआंग फैंग से हुई, जो वहां से निकलने ही वाले थे। जब भाई कियांग ने भीड़ में हुआंग फैंग को देखा तो वो तुरंत स्तब्ध रह गए और उनका पैर रुक गया। उसके पीछे के मजबूत आदमी ने अपनी असामान्यता नहीं दिखाई, लेकिन हुआंग फैंग और अन्य लोग फिर से बाहर आ गए। तो मजबूत आदमी ने हुआंग फैंग की ओर इशारा किया। कुछ ने अपने दांत पीस लिए, कुछ ने उस पर खुशी जताई और भाई कियांग से कहा, यह वही है, उस कमीने ने हमें पीटा। जब ताकतवर आदमी ने बोलना समाप्त किया तो वो हुआंग फैंग पर प्रसन्न हुआ। वो यहाँ आना चाहता था। हुआंग फैंग इस बार बर्बाद हो गए। इस बार भाई कियांग बहुत सारे लोगों को लेकर आए। ये लोग अपनों से बेहतर लड़ सकते हैं। इसके अलावा भाई कियांग खुद भी बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, इसलिए हुआंग फैंग को इस बार यहाँ से बरकरार नहीं रहना चाहिए। कुआ। हालांकि जब वो अभी भी हुआंग फैंग की दयनीय उपस्थिति के बारे में सोच रहा था तो उसे लगा कि उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा गया है, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपना एक दांत भी तोड़ दिया। मजबूत आदमी ने खुद को अविश्वास और अविश्वास से देखा। क्रोधित भाई कियांग हैरान था। हालांकि भाई कियांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे फिर से लात मारी और सीधे जमीन पर फेंक दिया।
मजबूत भाई, क्या बात है? ताकतवर आदमी ने भाई कियांग से अचंभे में होकर पूछा। फिलहाल उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि मजबूत आदमी के छोटे भाई के पीछे वो भी भ्रमित था। मुझे समझ नहीं आता कि भाई कियांग ऐसा क्यों करेंगे। भाड़ में जाओ, भाई फैंग भी वो है जिस पर आप इशारा कर सकते हैं और खुलकर डांट सकते हैं। क्या आप जीना नहीं चाहते? यदि आप जीना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको दफनाने के लिए एक शांत जगह ढूंढने में मदद करूंगा। मजबूत भाई ने लात मारी ताकतवर आदमी और एक ही समय में शापित। न केवल भाई कियांग के पक्ष के लोग बल्कि हुआंग फैंग के पक्ष के लोग भी अचानक हुए बदलाव से हैरान थे। उन्होंने सोचा कि यही लोग उस बलवान आदमी के मददगार थे। वे चिंतित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस समय चीजें अचानक नाटकीय रूप से बदल जाएंगी। ये हुआंग फैंग है। उस मजबूत भाई को देखकर मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो। ताकतवर भाई ने दया की भीख मांगने के लिए ताकतवर आदमी को लात मारी। फिर उसने अपने पैर छोड़ दिए। फिर वो पूरे रास्ते हुआंग फैंग के पास गया और कहा, अच्छा भाई फैंग। खत्म करने के बाद वो अपने साथ लाए लोगों की ओर मुड़ा और कहा, आप अभी भी क्या कर रहे हैं? भाई फैंग को नमस्ते कहने के लिए जल्दी करें। हालांकि भाई कियांग द्वारा लाए गए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनके सबसे बड़े भाइयों ने ऐसा कहा है और उन्होंने उनका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके वे हुआंग फैंग के सामने आते हैं, झुकते हैं और चिल्लाते हैं, भाई फैंग अच्छे हैं, अकेले रहने दें, इन लोगों की गति काफी अच्छी है। अब वे साफ सुथरे और समान तरीके से भाई फैंग अच्छे हैं चिल्ला रहे हैं, जिससे हुआंग फैंग के पीछे के लोग अवचेतन रूप से पीछे हटने लगते हैं। अपने छोटे भाई के प्रदर्शन को देखकर भाई कियांग ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। फिर पीछे मुड़कर सम्मानपूर्वक पूछा, भाई फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। क्या उन कमीनों ने अभी आपको परेशान नहीं किया? मजबूत आदमी के शब्दों के माध्यम से इस मजबूत भाई ने समझ लिया है कि अभी मजबूत आदमी और अन्य लोग हुआंग फैंग के साथ संघर्ष में है। मजबूत आदमी खुद को यानी उसके सामने हुआंग फैंग को पढ़ाना चाहता है। नहीं, हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन क्या आप हैं? भाई फैंग, मुझे आह कियांग कहते हैं। उस मजबूत बड़े भाई को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई क्योंकि हुआंग फैंग ने खुद को नहीं पहचाना, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अभी भी चापलूसी भरी थी। मैं भाई जून का अधीनस्थ हूँ। मैं भाई फैंग से पहले बार में मिला था। भाई फैंग को शायद याद नहीं होगा मुझे। ओह, ये तियान जून के अधीन है, हुआंग फैंग ने अचानक कहा। बिल्कुल, वो मजबूत बड़ा भाई कहने के लिए सिर हिलाता है। यह मजबूत भाई वास्तव में तियान जून का अधीनस्थ है। वो हर समय तियान जून का अनुसरण करता रहा है, इसलिए वो तियान जून के बारे में बहुत कुछ जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि वो कैसे बड़ा हुआ। इसलिए भाई कियांग स्वाभाविक रूप से तियान जून और हुआंग फैंग के बीच के रिश्ते को जानते हैं। वो तियान जून में हुआंग फैंग की स्थिति को भी जानता है। यह उसके बॉस का समर्थन है। वो न केवल कौशल में मजबूत है बल्कि उनकी पृष्ठभूमि भी गहरी है। तियान जून ने उनसे कहा है कि जब वो हुआंग फैंग से मिले तो उन्हें विनम्र होना चाहिए। उसकी अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि मजबूत आदमी का हुआंग फैंग के साथ झगड़ा हुआ था तो उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसलिए उसने पहले मजबूत आदमी को हराया। इसलिए वो हुआंग फैंग को नमस्ते कहने आया। ठीक है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। अपने लोगों को ले जाओ और चले जाओ। ये सब मत रोको, यह अच्छा नहीं है। हुआंग फैंग ने उस मजबूत भाई की ओर हाथ हिलाया और कहा, तुम्हारे परिवार का आदमी वास्तव में शक्तिशाली है। इस समय होंग ली ने अपने बगल में बैठे जू जियू से फुसफुसाकर कहा, मुझे अब उससे डर लग रहा है। जाओ, इसके बारे में बात मत करो। जू जियू ने होंग ली को धीरे से मारा और कहा कि उसकी नजर शुरू से अंत तक हुआंग फैंग पर कभी नहीं गई थी। जू जियू की तरह हुआंग फैंग का दिल और आत्मा सभी हुआंग फैंग पर है, उनमें से कुछ पर नहीं। वांग टोंगटोंग सहित वे सभी महिला छात्र अपनी आंखों में छोटे सितारों के साथ हुआंग फैंग को देखती हैं और वे सभी इसे पछतावा कर रही हैं। हुआंग फैंग अब बाहर क्यों आता है? हुआंग फैंग बहुत आकर्षक व्यक्ति है। यदि वे जल्दी बाहर आएंगे तो वे उसे पकड़ लेंगे। और वांग टोंगटोंग का दिल अधिक पछतावा है। अगर उसने जाने नहीं दिया, अब हुआंग फैंग उसका अपना है तो उसका जीवन पूरी तरह से अलग होगा। नहीं, मुझे हुआंग फैंग को पकड़ना ही होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। वांग टोंगटोंग ने अपने दिल में पागलपन से सोचा। हाँ, हुआंग फैंग के शब्दों को सुनने के बाद मजबूत बड़े भाई ने फिर से नीचे झुककर कहा, फिर पीछे मुड़े और अपने अधीनस्थों को उन्हें जाने देने के लिए हाथ हिलाया। हालांकि उसने खुद को नहीं छोड़ा बल्कि उस ताकतवर आदमी से कहा, यहाँ आओ तुम लोग, भाई फैंग से माफी मांगो। स्वाभाविक रूप से ताकतवर आदमी और अन्य लोग अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करते, अन्यथा उनका मानना है कि भाई कियांग द्वारा लाए गए लोग हुआंग फैंग के खिलाफ नहीं लड़ेंगे बल्कि वे उनके खिलाफ लड़ेंगे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1166 संबंधित गणनाएं। पुटोंग, जब मजबूत आदमी और अन्य लोग हुआंग फैंग के पक्ष में आए तो उन्होंने घुटने टेक दिए और ऐसा नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर वे आज हुआंग फैंग की समझ नहीं पा सके तो वे दुखी होंगे। भाई कियांग के रवैये को देखकर उन्होंने उन्हें कभी जाने नहीं दिया। भाई फैंग, मैं गलत हूँ। मैं माउंट टाई को नहीं जानता। आपके वयस्क के पास बड़ी संख्या है, मुझे जाने दो। मजबूत आदमी ने अपना मुंह धूम्रपान करते हुए कहा। कुछ ही समय बाद उसका चेहरा उबले हुए पाव रोटी की तरह सूज गया था। जाहिर है वो खुद के प्रति क्रूर था। भाई फैंग, कृपया हमें जाने दे। उस ताकतवर आदमी के कई मातहतों ने भी वैसा ही व्यवहार किया। हुआंग फैंग को देखते हुए वे बिना किसी नाराजगी की प्रार्थना से भरे हुए थे। हुआंग फैंग ने बिना किसी सहानुभूति के अपने सामने घुटने टेक रहे लोगों को देखा। यदि उसके सहपाठी आज यहाँ नहीं होते तो जू जियू और उसके सहपाठियों के परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन होता। इसलिए ये लोग बिल्कुल भी सहानुभूति के पात्र नहीं है। कृपया उनमें से कुछ से पूछें। यदि वे आपको शर्मिंदा नहीं करने का वादा करते हैं तो मैं आपको जाने दूंगा। हुआंग फैंग ने जू जियू की लड़कियों, उन 3 सहपाठियों की ओर इशारा किया जिन्हें हुआंग फैंग ने पीटा था, और मजबूत लोगों से कहा। ताकतवर लोग कोई आपत्ति उठाने की हिम्मत नहीं करते। वे जू जियू और उसके सहपाठियों के पास आते हैं और क्षमा के लिए रोते हैं। जू जियू की लड़कियों और हुआंग फैंग के सहपाठियों ने यह दृश्य कब देखा?
वे बिल्कुल सामान्य लोग हैं, इसलिए वे इन लोगों के कार्यों से थोड़े अभिभूत हैं। बेशक उनका दिल भी बहुत खुश है, इन लोगों को देखकर लगता है कि इनका दिल कहीं ज्यादा सहज है। अंत में इन लोगों ने ताकतवर लोगों को माफ कर दिया है और उन्हें माफ करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। क्या उन्होंने उन्हें मार डाला? इसके अलावा हुआन फैंग के सहपाठियों को डर है कि ये ताकतवर लोग बाद में उन्हें परेशान करेंगे। आखिरकार हुआन फैंग हर समय उनकी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें भी उम्मीद है कि वे शांत हो सकते हैं। यहाँ से चले जाओ, याद रखना, बाद में उन्हें परेशान मत करना। तुम्हें पता है, हुआन फैंग ने ताकतवर लोगों से कहा। हाँ हाँ, उन लोगों ने तुरंत जवाब में सिर हिलाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने भाई कियांग की ओर दयनीय दृष्टि से देखा और उनके शब्दों का इंतजार करने लगे। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? भाई फैंग क्या कहते हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? यहाँ से चले जाओ, भाई कियांग ने लोगों से कहा। इस बार ताकतवर लोग उठकर चले गए। उन्हें यहाँ एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। हुआंग फैंग के छात्र पहले अहंकारी मजबूत लोगों को देखते हुए वास्तव में हुआंग फैंग द्वारा इस तरह उठाए गए थे। वे सभी अपने दिलों में हुआंग फैंग की प्रशंसा करते थे। निस्संदेह अधिक लोग उसकी पहचान के बारे में जानने को उत्सुक थे। हालांकि वे उसके बारे में अधिक उत्सुक थे। पहले और हुआंग फैंग का रिश्ता बहुत परिचित नहीं था, इसलिए भले ही दिल में संदेह हो, पूछने का कोई तरीका नहीं है। भाई फैंग, चिंता मत करो, वे तुम्हारे दोस्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो मजबूत बड़ा भाई हुआंग फैंग से कहता है। हुआंग फैंग को सिर हिलाते हुए देखो, वो बस यही कहता रहता है। उस फैंग बड़े भाई, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं पहले चला गया। आगे बढ़ो, हुआंग फैंग ने अपना हाथ लहराया। उसके बाद भाई कियांग जाने के लिए झुके। शुरू से अंत तक हुआंग फैंग के सामने उसने किसी भी बेलगाम होने की हिम्मत नहीं की। आज की पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है और हम पहले जाएंगे। हुआंग फैंग ने उन छात्रों की ओर रुख किया जो अभी भी हैरान थे। हाँ हाँ, इस समय कई छात्रों ने प्रतिक्रिया दी। हालांकि वे सभी हुआंग फैंग के साथ अधिक बात करना चाहते हैं। जाहिर है, कोई उपयुक्त बहाना नहीं है। इसके अलावा गर्लफ्रेंड अभी भी वही है, जिसे डिस्टर्ब करना आसान नहीं है। हुआंग फैंग, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। वो हाउ हुआंग फैंग के पास आया और उससे कहा। बेशक उसने जो कहा वो हुआंग फैंग से मदद मांगने के लिए था। ठीक है, क्योंकि उसने पहले दूसरे पक्ष से वादा किया है, हुआंग फैंग का पश्चाताप करने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद हुआंग फैंग जूजियू और होंग ली को अपने साथ ले गए। जहां तक गो लियांग की बात है, जो समसामयिक मामलों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसने टैक्सी ली और चला गया। जबकि जूजियू की अन्य दो महिला सहपाठी अपने प्रेमी के साथ थी। उन्हें नहीं पता था कि वे कब वापस जाएंगे। निस्संदेह वे ऐसा नहीं कर सकते। पिछले 2 वर्षों में हुआंग फैंग के पास क्या था? हुआंग फैंग की कार के पीछे की ओर देखते हुए शाओ बिंग और वू हाओ दरवाजे पर खड़े होकर आश्चर्यचकित हो गए। आज रात के कार्यक्रम के माध्यम से वे देख सकते हैं कि हुआंग फैंग एक काला और सफेद खाने वाला व्यक्ति है। चाहे अधिकारी का पक्ष हो या गैंगस्टर का पक्ष, वे सभी उसे चेहरा देते हैं। ऐसे में पैसा कमाना आसान है, तो अब वे जानते हैं कि हुआंग फैंग अमीर है, लेकिन वे इतने आश्चर्यचकित नहीं हैं। वे नहीं जानते कि हुआंग फैंग इतना अमीर क्यों है। वहां पहुंचना आश्चर्यजनक है। उसके आसपास के सभी छात्र तितर बितर हो गए। जब वे चले गए तो उन्होंने हुआंग फैंग के बारे में बात की। शाओ बिंग ने अपना मूल लक्ष्य हासिल नहीं किया, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, उसने हमारे लिए जो छोड़ा वो महज एक गड़बड़ थी। स्वाभाविक रूप से किसी को भी उसका अच्छा पक्ष याद नहीं रहेगा। इससे वो बहुत निराश और क्रोधित हो गए। वो हुआंग फैंग मोर की नाराजगी पर भी नाराज थे। निस्संदेह वो पूर्ण मूर्ख नहीं है। आज रात की स्थिति को देखते हुए हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यदि वो हुआंग फैंग के खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई करता है तो वह आखिरी बदकिस्मत व्यक्ति होगा। वो भाई कियांग की तरह उन लोगों की शक्ल नहीं भूले हैं। अगर हुआंग फैंग ने इन लोगों को खुद को साफ करने दिया तो वो पावर का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएंगे। हालांकि शाओ बिंग के लिए इसे जाने देना कठिन है, विशेष रूप से जब वो वांग टोंगटोंग को अभी भी हुआंग फैंग के बारे में सोचते हुए देखता है तो वो और भी अधिक ईर्ष्यालु और असहनीय हो जाता है। दरअसल उनके और हुआंग फैंग के बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। ये केवल वांग टोंगटोंग के कारण और हुआंग फैंग द्वारा आज रात उसका फायदा उठाने के कारण है कि वो हुआंग फैंग से नफरत करता है। यदि हुआंग फैंग को ये पता होता तो उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वांग टोंगटोंग का मूड भी ठीक नहीं है और उनका लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ है। वो मूल रूप से हुआंग फेक पीना चाहती थी और फिर खुद को और हुआंग फेक को कुछ पीने देना चाहती थी। परिणामस्वरूप हुआंग फेक के पास पीने के लिए बहुत अधिक शराब है और वह बिल्कुल भी नशे में नहीं है। इसके अलावा शुरू से अंत तक उसने उसे ठीक से नहीं देखा है, जिससे उसे स्वीकार करना और भी मुश्किल हो जाता है। क्या यह अपरिहार्य है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती? अंत में मैंने हुआंग फैंग से मुझे दूर भेजने के लिए कहने की पहल की, यहाँ तक कि यह भी कहा कि मैं अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ। परिणामस्वरूप मैंने बिना सोचे समझे जू जियो और होंग ली को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मैं अपने साथ एक आदमी को लूटने की हिम्मत करता हूँ, वांग टोंगटोंग डांटती है। फिर अचानक वो सोचती है कि हुआंग फैंग पिछली बार सु युमो को विला खरीदने के लिए ले गया था और कहा था कि सु युमो उसकी प्रेमिका थी। अब दूसरा जू जियो कैसे बाहर आ सकता है? क्या जू जियो जूनियर है? ये सोचते हुए वांग टोंगटोंग की आंखों में उत्साह की झलक दिखी। उसने पहले ही सोच लिया था कि यह कैसे करना है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1167 विशेष दृष्टिकोण। मैं भी पहले जाऊंगा क्योंकि उसने एक रास्ता सोच लिया था। वांग टोंगटोंग अच्छे मूड में था। वो हाओ और शाओ बिंग का अभिवादन करने के बाद वो जाने के लिए तैयार था। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, शाओ बिंग ने जल्दबाजी में कहा कि वो वांग टोंगटोंग से प्रभावित थे। लेकिन अब वांग टोंगटोंग सोच रहा है कि हुआंग फैंग को कैसे पकड़ा जाए। शाओ बिंग, जो स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग जितना अच्छा नहीं है, देखना भी नहीं चाहता। नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ, वांग टोंगटोंग ने सीधे तौर पर मना कर दिया। उसके बाद उसने जाने के लिए टैक्सी लेने का फैसला किया और शाओ बिंग को उसे चलाने नहीं दिया। मत देखो, सब चले गए हैं, वू हाओ ने शाओ बिंग से कहा, जो दंग रह गया। धिक्कार है, हुआंग फैंग में क्या अच्छा है?
क्या ये सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं है? शाओबिंग ने अचानक डांटा। उन्हें नहीं लगता कि यह अब थोड़े से पैसे जितना आसान है। वू हाओ ने लापरवाही से कहा कि विश्वविद्यालय की स्पष्टवादिता की तुलना में अब उनके पास बहुत सारे विचार हैं और उन्होंने अपने स्वयं के बदलाव भी किए हैं। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। जाहिर है, जब वो समाज में जाता है तो उसकी तुलना विश्वविद्यालय से नहीं की जा सकती, अन्यथा वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप आज रात देख सकते हैं, अगर उसके पास केवल कुछ पैसे होते तो उसकी ऐसी स्थिति होती। वू हाओ ने जारी रखा। उसने ये कैसे किया? मैं वास्तव में यह नहीं समझता कि यह सिर्फ एक देहाती व्यक्ति है जिसके पास कोई योग्यता और पृष्ठभूमि नहीं है। इतने कम समय में ऐसा कैसे हो सकता है? शाओबिंग को अभी भी स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। यही तो आप जांच कर रहे हैं, वू हाओ ने कहा। मुझे लगता है कि उसके लिए सामान्य तरीके से इतनी तेजी से विकास करना असंभव है। उसने जरूर कोई खास तरीका अपनाया होगा। अगर आप उसका तरीका ढूंढ सकते हैं तो शायद आप भी कम समय में ऐसा परिणाम पा सकते हैं। फिर आप वान टोंगटोंग जैसी कितनी महिलाएं चाहते हैं? इसके अलावा भले ही उसकी सफलता को दोहराने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी आप स्पष्ट रूप से जांच करने के बाद उसे हरा सकते हैं। वो आप जल्दी से पैसा नहीं बनाना चाहेगी। वान टोंगटोंग का नाम सुनकर शाओबिंग का दिल जल रहा है। सच कहूं तो पिछले 2 वर्षों में वो कई महिलाओं से मिले हैं जो लोग वान टोंगटोंग से अधिक सुंदर हैं। उन्होंने पहले कभी नहीं खेला है, हालांकि वो वान टोंगटोंग से प्रभावित है। शायद वो नहीं रहा होगा। इसके अलावा जब वो कॉलेज में थे तब वो वान टोंगटोंग पर मोहित हो गए थे, इसलिए उनमें इतनी दृढ़ता है। वान टोंगटोंग को पाने के लिए वो कुछ भी देने को तैयार है। हालांकि वो आज शाम हुआन फैंग की स्थिति के बारे में सोचने में झिझक रहा था। हुआन फैंग की वर्तमान पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है जिसे वो हिला सके। यदि वो जानता है कि वो पीठ पीछे उसकी जांच कर रहा है या यहाँ तक कि अपनी टिप्पणी भी करता है, तो वो निश्चित रूप से खुद से बदला लेगा। फिर परिणाम स्वयं को नहीं भुगतना पड़ेगा। क्या डर गया? शाओ बिंग की अभिव्यक्ति देखकर वू हाओ ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहा था। ये थोड़ा सा है। शाओबिंग ने इस बार इनकार नहीं किया। वो अब हमारे परिवार से कहीं अधिक मजबूत है। अगर वो मेरे साथ कुछ भी करता है, भले ही मेरे पिता मेरी मदद करें, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि शाओबिंग के परिवार के पास थोड़ा पैसा है, लेकिन वे निर्देशक हो के स्तर के बहुत से नेताओं को नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि हुआन फैंग अधिक वरिष्ठ नेताओं को जानते हैं। ये थोड़ा डरावना है। जब आप जांच करें तो उसे बताएं नहीं, वू हाओ ने कहा। इसके अलावा क्या आप हर समय उसकी छाया में रहना चाहेंगे? वांग टोंगटोंग को बिना आपकी ओर देखे अपने बिस्तर पर लेटे हुए देखना चाहते हैं? यदि आप इन चीजों को स्वीकार करने को तैयार हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने नहीं कहा था ये पहले। बिल्कुल नहीं। शाओ बिंग दहाड़ उठा। वो हुआन फैंग के बिस्तर पर लेटे हुए वांग टोंगटोंग के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। इसके अलावा वांग टोंगटोंग ने पहल की होगी। इसके अलावा जब हुआन फैंग पहले पार्टी में थे तो उन्होंने खुद को हंसी का पात्र बना लिया था, इसलिए उन्हें हुआन फैंग से और भी अधिक नफरत थी। हाँ, शाओ बिंग अपने अपमान के लिए हुआन फैंग को दोषी मानते हैं। उनकी राय में हुआन फैंग इसे हल करने में सक्षम है, लेकिन वो समय पर नहीं आता है। बाहर आने से पहले उसे अपनी बेइज्जती का इंतजार करना होगा। वो जानबूझकर होना चाहिए। इसके अलावा वू हाओ ने कहा कि अगर हुआन फैंग सामान्य रास्ता अपनाते हैं तो इतने कम समय में ऐसी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। हर कोई सहपाठी है और अपनी जड़ों को जानता है। जब वो विश्वविद्यालय में थे तो उन्होंने यह नहीं देखा कि हुआन फैंग के पास कोई विशेष कौशल है, अतः उन्होंने अपनी वर्तमान उपलब्धियां किसी विशेष तरीके से ही हासिल की होंगी। यदि वो ऐसा रास्ता खोज सके तो शायद हम भी वैसा ही हासिल कर सकते हैं। और यही चीज शाओ बिंग को सबसे अधिक प्रभावित करती है। कल नहीं, मैं अभी उसकी जांच करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो स्पष्ट है, शाओ बिंग ने गंभीर रूप से कहा। शाओ बिंग की शक्ल देखकर वू हाओ के होठों पर शालीनता की मुस्कान आ गई। हुआन फैंग की तुलना में वू हाओ को स्पष्ट रूप से लगता है कि शाओ बिंग से निपटना आसान है। उन्होंने शाओ बिंग को हुआन फैंग की जांच के लिए क्यों भेजा? इसका कारण यह है कि वो इस बात को लेकर भी उत्सुक है कि हुआन फैंग सफल क्यों हुए। यदि शाओ बिंग जांच कर सकता है तो वो निश्चित रूप से उसे दे देगा। यदि वो मूर्ख दिखता है तो उसे कवर किया जाता है। भले ही शाओ बिंग को कुछ पता नहीं चला, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे भी उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया। भले ही हुआन फैंग को इसके बारे में पता था, वो केवल शाओ बिंग को जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए वू हाओ के विचार में ये बिना मुआवजे के पैसा कमाने का मामला था। निस्संदेह वो ऐसा करने को इच्छुक था। क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए? हुआन फैंग की कार में होंगली हुआन फैंग और जू जियू को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है। आपका क्या मतलब है? जू ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब मैं एक लाइट बल्ब हूँ। क्या तुम्हें असहज महसूस नहीं होता? हांगली ने कहा। क्या कहना है? जू ने कहा। क्या अब मुझे तुम्हें सड़क के किनारे लिटा देना चाहिए? हुआन फैंग ने भी कहा। हिम्मत करो हुआन फैंग, क्या आप में कोई मानवता है? होंगली को डर था कि हुआन फैंग खुद को बीच सड़क पर गिरा देगी। ये तुम्हें डराता है? जू जियू ने कहा। हुआन फैंग ऐसा नहीं करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, होंगली ने कहा। लेकिन वास्तव में हुआन फैंग बारिश से सुरक्षा के देवता है। हर बार जब वो खतरे में होगी, आप प्रकट होंगे और उसे बचाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वो खुद को आपके प्रति समर्पित कर देगी। हालांकि जू जियू एक तरफ लाल है, वो किसी भी बात का खंडन नहीं करती है, क्योंकि वो ये भी दिखाती है कि हुआन फैंग हर बार खतरे में होने पर खुद को बचाती है। हुआन फैंग उनके अपने संरक्षक संत है। तो फिर इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया है। क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहोगी? हुआन फैंग ने मजाक किया। मेरी कोई राय नहीं है। आप बहुत युवा और अमीर है। ऐसा प्रेमी कौन नहीं चाहता? मुझे डर है कि मैं सहमत नहीं हूँ। होंगली जू जियू को देखकर मुस्कुराए। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1168 उसे रात्रि भोज पर आमंत्रित करें। यदि आप दुर्लभ हैं तो इसे ले लें, जू ने कहा। मुझे यह नहीं चाहिए। हालांकि हुआन फैंग उत्कृष्ट है, यह मेरी डिश नहीं है। आइए इसे आप पर छोड़ दे, होंगली ने कहा। इसके अलावा मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूं जो केवल मेरे लिए अच्छा हो।
होंग ली की बातें सुनने के बाद हुआंग फैंग शर्मिंदा हो गए। जाहिर है पिछले संगीत कार्यक्रम के दौरान होंग ली को भी पता चल गया था कि उसकी प्रेमिका के रूप में सु यूमो है और अब वो जू जियो के साथ उलझ गई थी। जाहिर है उसके दिमाग में उसे प्लेबॉय का लेबल दिया गया होगा। जल्द ही हुआंग फैंग जू जियो के स्कूल के गेट तक चला गया। होंग ली ने बस से उतरने का बेड़ा उठाया और जू से कहा, मत कहो कि मैं तुम्हें अकेले रहने का मौका नहीं दूंगा। जियो, दरवाजा बंद करने से पहले वापस आना याद रखना। उसके बाद होंग ली पहले चले गए जबकि जू जियो कार में रहे। बुरा मत मानना अगर होंग ली ने अभी ऐसा कहा है, जू ने हुआंग फैंग से कहा। वो गलत नहीं है, मैं उसे कैसे दोष दे सकता हूँ। हुआंग फैंग ने कहा, मैं बहुत चंचल हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें इतना अच्छा कौन बनाता है। जू ने कहा, आप ऐसा कहते हैं लेकिन इससे मुझे गर्व होगा। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गलत नहीं हूँ, अच्छे पुरुषों से लड़कियों को आकर्षित करना आसान होता है। जू ने कहा, मुझे लगता है कि वांग टोंगटोंग आपको पसंद करता है। वो इसे रोको, वो और मैं असंभव है। हुआंग फैंग ने कहा कि उसके बाद उन्होंने जू जियो को अपने और वांग टोंगटोंग के बारे में बताया। वो तुम्हारी प्रेमिका हुआ करती थी और तुम्हें छोड़ दिया। जू जियो ने अपनी आंखें खोली और कहा, ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हुआंग फैंग की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, जैसे हुआंग फैंग सक्रिय रूप से उसे छोड़ देंगे। जू जियो को लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसमें इतना अजीब क्या है? हुआंग फैंग ने कहा, तो मेरे और उसके बीच यह असंभव है। हाँ, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, उसके लिए पीछे मुड़कर मत देखना। जू ने कहा कि उनकी राय में वांग टोंगटोंग ने अपने घमंड के कारण हुआंग फैंग को छोड़ दिया। इस तरह की महिला हुआंग फैंग की पसंद के लायक नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग के निर्णय को जानकर जू सहमत हो गया। ठीक है, चलो उसके बारे में बात नहीं करते। हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से वांग टोंगटोंग के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। उनकी राय में अजनबी और वांग टोंगटोंग के बारे में बात करने की आवश्यकता के बीच कोई अंतर नहीं था। चलो आपके बारे में बात करते हैं। मैं कुछ दिनों में चालक दल के साथ निकल जाऊंगा। इस बार दल में फैंग दाओ जैसे प्रसिद्ध निर्देशक है। आप उससे और अधिक सीखें। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो उससे पूछें, इससे आपको भविष्य में मदद मिलेगी। मुझे पता है, जू ने कहा, मैं सिर्फ एक नया व्यक्ति हूँ और मुझे यकीन है कि मैं उनसे और भी बहुत कुछ सीखूंगा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। ये देखा जा सकता है कि जू जियो ने खुद के साथ अपने संबंधों के कारण ढिलाई नहीं बरती, बल्कि और अधिक मेहनत की। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हुआंग फैंग ने जू जियो के सिर को छुआ और कहा, यही तो आपने कहा, कोई पछतावा नहीं। जू जियो ने हुआंग फैंग के स्पर्श का बहुत आनंद लिया और अपनी आंखें सिकोड़कर हुआंग फैंग से कहा, बिल्कुल। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाद में कार में गर्मजोशी से समय बिताने के बाद जू जियो थोड़ा लाल चेहरे के साथ कार से उतर गया और वापस स्कूल चला गया। जब हुआंग फैंग के दूसरे सहपाठी ये जिचेंग अपने निवास स्थान पर लौटे तो उनके नेता उनका इंतजार कर रहे थे। जियान सेक्रेटरी, मुझे अभी तक आराम नहीं मिला है, ये जिचिंग ने जल्दी से पूछा। हाँ, उन्होंने सचिव की ओर सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप अपने सहपाठियों के साथ पार्टी से वापस आए हैं? कुआ, ये जिचेंग थोड़ा घबराया हुआ था। उसने सोचा कि वो सचिव की आलोचना करना चाहता है। आखिरकार वे व्यापार के लिए शहर आए थे। हालांकि पार्टी उनकी अपनी शाम और निजी समय में थी, सचिव से मदद मांगने पर वो कुछ नहीं कह सकते थे। आपके और हुआंग फैंग के बीच क्या संबंध है? सचिव ने अचानक पूछा। हुआंग फैंग, ये ठीक है। ये जिचेंग ने कहा कि विश्वविद्यालय में उनके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं जिनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और हुआंग फैंग के उनके साथ अच्छे संबंध हैं। यह अच्छा है, कल उसे कॉल करें और उसे डिनर करने के लिए कहें और उसकी भावनाओं से अवगत हो। सचिव से कहा। लेकिन क्या हम कल वापस नहीं जा रहे हैं? ये जिचेंग ने कहा। परसों वापस जाना, उन्होंने सचिव से कहा। आज आप हुआंग फैंग के प्रति निर्देशक हु का रवैया देख सकते हैं। आप नहीं जानते होंगे। अपने निजी कमरे से लौटने के बाद निर्देशक हु ने जाने दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा कि बात विनियोग मूल रूप से तय हो चुका है। आप जानते हैं, कई शहर विनियोग के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये हो गया है। जियान, सचिव का मतलब है कि हुआंग फैंग इसके लिए जिम्मेदार है? ये जिचेंग से पूछा। इतना खराब भी नहीं। सचिव को सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, आपका पुराना सहपाठी असामान्य है। कुछ शब्द निर्देशक हु के निर्णय को बदल सकते हैं। यह आसान नहीं है, इसलिए आपको उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत है, जो आपके लिए भी एक मदद है। सचिव के लिए ये जिचेंग का यही मतलब है, क्योंकि वो देख सकता है कि यदि ये जिचेंग हुआंग फैंग की लाइन पर कायम रह सकते हैं तो उनकी भविष्य की प्रदर्शनी बहुत बुरी नहीं होगी। आखिरकार हुआंग फैंग का स्पष्ट रूप से जियांगजू में एक गहरा नेटवर्क है और वो ये जिचेंग की मदद करने को तैयार है। इसलिए उसे ये भी उम्मीद है कि ये जिचेंग और हुआंग फैंग उसके और उसके शहर के साथ अच्छे संबंध रख सकते हैं। मुझे पता है, सेक्रेटरी को, ये जिचेंग ने कहा। इसके अलावा निर्देशक हु को सुने। हुआंग फैंग के हाथ में बहुत सारा पैसा है। वो हाल ही में निवेश करने में व्यस्त है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वो हमारे यहाँ निवेश करना चाहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ कोई अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है। हम करेंगे यदि वो वास्तव में जाना चाहता है तो उसे सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करें। सचिव से कहा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन निवेश आकर्षित करना चाहता है। हुआंग फैंग, जो इतना बड़ा पैसा बनाने वाला है, सचिव को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि वो ये भी जानता है कि वे बहुत दूर हैं और उनके पास कोई अच्छी परियोजनाएं नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग जरूरी नहीं है, लेकिन पूछना हमेशा अच्छा होता है। और जब तक हुआंग फैंग जाने को तैयार है, वो सबसे बड़ी पेशकश करने को तैयार है, सुविधा। ठीक है, मैं कल पूछूंगा। ये जिचेंग ने कहा कि वो ये भी समझते हैं कि यह उनका अपना अवसर था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह पार्टी उनके आधिकारिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ और एक महत्वपूर्ण अवसर होगी। जब ये जिचेंग अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने हुआंग फैंग को फोन किया और कहा कि वो आज की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए उन्हें कल रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। हुआंग फैंग ने थोड़ी देर के लिए इनकार कर दिया और जब ये जिचेंग ने जोर दिया तो वो सहमत हो गया। इस समय हुआंग फैंग विला में लौट आया है और कई महिलाओं ने आराम किया है। आखिरकार इस समय कोई जल्दी नहीं है।
इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1169 सचिव 10 कॉल्स। हुआन फैंग अपने कमरे में वापस जाता है। धोने के बाद वो फिर से भंडारण बॉक्स निकालता है। वो अंदर का हाल देखना चाहता है। हालांकि वो इस लग्जरी विला में चले गए हैं, लेकिन ये क्षतिग्रस्त है। कुछ पुराने भंडारण बक्से आसपास के वातावरण से थोड़े अलग है। हालांकि हुआन फैंग स्पष्ट रूप से इसे तब तक नहीं फेंकेगा जब तक उसका दिमाग खराब न हो जाए, और शुरू से अंत तक हुआन फैंग भंडारण बॉक्स को बाहर निकाल देगा और इसे हर समय अपने कमरे में रखेगा। हुआन फैंग के लिए उसने भंडारण बॉक्स को अपने कमरे में रखने पर जोर दिया। सुयुमो लड़कियां हैरान थी। आखिरकार इसे विविध कमरे में रखना ठीक है। विला बड़ा है और हुआन फैंग का कमरा क्षेत्र छोटा नहीं है। यदि आप कुछ भी रखना चाहते हैं तो उसे रखने के लिए पर्याप्त स्थान है। स्टोरेज बॉक्स का दोबारा उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि हुआन फैंग के आग्रह के कारण उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बाई जियाओ कुछ सोच रही थी। आखिरकार उसे पहले भी स्टोरेज बॉक्स में 6 पल्स वाली तलवार मिली थी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि स्टोरेज बॉक्स में प्रतिस्थापन का कार्य होता है। उसने अनुमान लगाया कि स्टोरेज बॉक्स का उपयोग हुआन फैंग द्वारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण चीजों को रखने के लिए किया जाना चाहिए। शायद हुआन फैंग मैं उन चीजों को इसमें डालने का आदी हूँ, इसलिए उन्हें बदलने की मेरी कोई योजना नहीं है। कल रात ली बिंग्यू को विदा करने के बाद हुआन फैंग नहाने के लिए वापस आया और फिर चुपके से सुयुमो के कमरे में चला गया। उसके पास स्टोरेज बॉक्स में रखी चीजों को देखने का समय नहीं था, लेकिन वह आज रात हर समय इसके बारे में सोच रहा था। और भंडारण बॉक्स ने उसे निराश नहीं किया। उसे फिर से स्टोरेज बॉक्स में एक नई चीज मिली। एक बोतल में एक चीज और बोतल के ऊपर एक नोट था। उदास और आरामदायक हरी हवा। हुआन फैंग ने नोट को देखा और खुद से कहा। फिर उसने बोतल के ऊपर से शब्दों की एक पंक्ति उभरती देखी। बेशु क्विंगफेंग, तियानलोक के 8 भागों की दुनिया में एक प्रकार की जहरीली गैस। जहर खाने के बाद वो बारिश की तरह आंसू बहाता है, जिसे दुखद कहा जाता है। पूरा शरीर हिल नहीं सकता, जिसे क्रिस्प कहा जाता है। जहरीली गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, जिसे क्विंगफेंग कहा जाता है। एक बार जहर हो जाने पर, चाहे आंतरिक शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, वो अपनी आंतरिक शक्ति से विष को बाहर नहीं निकाल सकता। वास्तव में जब उसने बोतल पर नोट देखा तो हुआन फैंग ने शायद इस चीज की उत्पत्ति का अनुमान लगाया। इसका परिचय देखने के बाद हुआन फैंग को भी पता चला कि उसने सही अनुमान लगाया था। ये चीज तियानलोंग बाबू की दुनिया में भिखारियों के संप्रदाय की जहरीली गैस है, जहां जिक्सिया राज्य के जनरल खुबानी के जंगल में है। हुआन फैंग ने इसके बारे में नहीं सोचा था। इस बार मुझे जो मिला वो ऐसी चीज है। उस कपड़े के स्क्रॉल के बारे में सोचते हुए जो उसने पहले प्राप्त किया था, जो लिंगो के माइक्रोस्टेप्स और उत्तरी मिंग के जादुई कौशल को रिकॉर्ड करता है, और चित्र एल्बम जो 6 पल्स तलवार को रिकॉर्ड करता है। हुआन फैंग को इस बार फिर से उदास और आरामदायक हरी हवा मिली। हुआन फैंग ने अनुमान लगाया कि ड्रैगन के 8 हिस्सों में से दुनिया की चौथी चीज उन्हें लंबे समय तक नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच दुनिया में जाना चाहता हूँ। हुआन फैंग ने बोतल अपने हाथ में रखी और खुद से कहा। हुआन फैंग अभी भी तियानलोक के 8 हिस्सों की दुनिया के लिए उत्सुक है। श्री जिन द्वारा लिखे गए कई उपन्यासों में से ये कहा जा सकता है कि तियानलोक के 8 भाग उच्च मार्शल आर्ट वाले पात्र हैं, चाहे वो उत्तरी कियाओफेंग और दक्षिण मुरोग, डुआन यू और जूजू या टुबो के राष्ट्रीय शिक्षक कुओमोजी हो। ये उन्नत मार्शल आर्ट वाली पीढ़ी है। उन्नत मार्शल आर्ट वाली पीढ़ी की तो बात ही छोड़ दे, शाओलिन मंदिर में एक प्रतिष्ठित भी है साधु फर्श साफ कर रहा है। हुआन फैंग की ताकत अब प्रथम श्रेणी है। हालांकि उसने अभी अभी प्रथम श्रेणी की दुनिया में प्रवेश किया है। अगर वो सामान्य मार्शल आर्ट की दुनिया में जाता है तो हुआन फैंग बगल में चल सकता है। हालांकि जब वह तियानलोक बाबू की दुनिया में आता है तो यह अभी भी बहुत खतरनाक है। वो एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ हैं। यहाँ तक कि इसमें सोया सॉस की भूमिका निभाने वाले 4 खलनायक भी शीर्ष रैंकिंग विशेषज्ञ हैं। मुख्य पात्रों का तो जिक्र ही नहीं। इसलिए अगर वो वास्तव में वहां जाता है तो हुआन फैंग लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता। तो हुआन फैंग बिस्तर पर पड़ा है। वो आज शाम सुयुमो के कमरे में नहीं जाना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने तियानलोक 8 टीवी श्रृंखला संबंधित फिल्मों और श्री जिन के मूल उपन्यासों के कई संस्करण निकाले। यहाँ तक कि उन्हें तियानलोक 8 के बारे में कुछ ऑनलाइन कहानियां भी मिली। उनके उपन्यासों के दृष्टिकोण से उनका उद्देश्य दुनिया के बारे में अपनी समझ को बढ़ाना है। अतीत में हुआन फैंग को दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। प्रसारण से पहले वो पहले से तैयारी नहीं कर सका। वहां पहुंचने के बाद उन्हें जल्द से जल्द इसकी आदत डालनी थी और कई पक्षों से पूछताछ करनी थी। इस बार ये स्पष्ट रूप से अलग है। वो भंडारण बॉक्स द्वारा परिवहन किए जाने से पहले पूरी तैयारी कर सकता है। ये सुयुमो है। हुआन फैंग आज रात उससे मिलने नहीं आया। वो हैरान था। हालांकि वो जल्द ही सो गया। मुझे लगता है हुआन फैंग आज पार्टी में गए थे। वो बहुत देर से लौटा और थका हुआ था। अगले दिन हुआन फैंग को वू हाओ के बीच हुए समझौते की याद आई और उन्होंने जियांगजू शहर के कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने और उन्हें वू हाओ के बारे में बताने में मदद की। उन लोगों को नहीं पता था कि हुआन फैंग को चेहरा देना है या क्योंकि वू हाओ एक निवेशक था। वे सभी वू हाओ से मिलने के लिए सहमत हुए। हुआन फैंग ने वू हाओ को स्थिति के बारे में बताने के बाद वो अब इसमें शामिल नहीं हुआ। तो यहाँ हम अब तक हैं। मैं वू हाओ के लिए जो कर सकता था वो किया गया है। बाकी के लिए मैं वू हाओ को स्वयं ये करने दूंगा। मुझे लगातार घुलना मिलना जारी रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि वू हाओ निराश है। आखिरकार ये पता चला कि हुआन फैंग का चेहरा अभी भी बहुत बड़ा है। यदि हुआन फैंग उपस्थित हो सकते हैं तो उनकी बातचीत अधिक सहज होगी और उनकी सफलता दर अधिक होगी। हालांकि चूंकि हुआन फैंग ने ऐसा निर्णय लिया है, वू हाओ इसमें मदद नहीं कर सकता। आखिरकार हुआन फैंग की मदद खो गई है और वो इतना अच्छा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा मांग सके। बेशक हुआन फैंग को यह नहीं पता था कि उसने वू हाओ की इतनी मदद की है। वू हाओ ने वास्तव में उसे अपने दिल में धन्यवाद नहीं दिया। वू हाओ के दिल में हुआन फैंग ग्रामीण इलाकों का एक देहाती लड़का था। वो बिल्कुल भी उनके साथ तुलना के लायक नहीं थे।
उसे नहीं पता था कि आज का परिणाम मिलने से पहले उसकी किस्मत कैसी खराब थी। हालांकि उसने अभी भी अपने दिल में ये देखा कि मैं हुआंग फैंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उन्होंने शाओ बिंग से हुआंग फैंग की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया। शाओ बिंग द्वारा जांच में स्पष्ट किए जाने के बाद वो हुआंग फैंग की सफलता को खुद ही चुरा लेगा। वो हाव का फोन काटने के बाद हुआंग फैंग को सेक्रेटरी टैन से एक निजी कॉल मिली। कॉल उनके द्वारा किया गया था, सचिव झांग द्वारा नहीं। यह व्यक्तिगत मामलों के बारे में था, यानी उन्होंने हुआंग फैंग से खाना पकाने में मदद करने के लिए कहा। आज दोपहर उनके रिश्तेदार आए। सचिव टैन हुआंग फैंग से शाम को अपने घर जाकर भोजन बनाने में मदद करने के लिए कहना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या उन पर कोई प्रभाव पड़ा है। बेशक हुआंग फैंग के पास मना करने का कोई कारण नहीं है, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो वो विदेश जाने की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए यदि यह मामला पहले समाप्त हो गया है तो वो पहले भी शुरू कर सकता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1170 ये जिचेंग का अनुरोध। आधे दिन सुबह हुआंग फैंग समय और स्थान मनोरंजन के लिए नहीं गए, लेकिन फिर से एक बड़ी खरीदारी की। आखिरकार उनके पास समय और स्थान में कई खाली बाजार थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी चीजें खरीदी, उन्हें बेचा जा सकता था। खासकर आखिरी बार जब वो अभी अभी गया था, वहां की सामाजिक व्यवस्था लाशों द्वारा नष्ट कर दी गई थी। इसके पुनर्निर्माण के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी। हर चीज को फिर से बनाने की जरूरत थी। इसके अलावा कोई बाजार या कीमत नहीं है। हुआंग फैंग द्वारा यहाँ खरीदी गई $1 की वस्तुएं वहां पहुंचने पर 50 या 100 में भी बेची जा सकती है। मुनाफा इतना बड़ा है कि देखा जा सकता है। हालांकि हुआंग फैंग को लगता है कि यह उचित नहीं है, क्योंकि वो अधिक से अधिक चीजें खरीदता है। आखिरकार क्योंकि वो बहुत सारी चीजें खरीदता है, उनमें से कई विक्रेता द्वारा गोदाम में पहुंचा दी जाती है। एक समय में 2 बार यह ठीक है। कई बार बाद कुछ लोगों को उन पर संदेह होगा। आखिरकार यहाँ बहुत सारे गोदाम हैं, लेकिन आखिरकार आपको चीजों को इधर उधर ले जाने का कोई मतलब नहीं है। गोदाम कितना भी बड़ा क्यों न हो, भरा रहेगा। इसलिए हुआंग फैंग, जो इस बारे में चिंतित है, स्वयं उपस्थित नहीं हुए। लेकिन जिन दासों ने आईडी कार्ड प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें आने दिया। उन्हें जियांगजू या यहाँ तक कि किंगझोउ प्रांत के अन्य शहरों में कुछ गोदाम किराए पर लेने दिए। और जब वे चीजें बाद में खरीदते हैं, उन्हें एक जगह जाने की जरूरत नहीं होती। बिखरने के बाद वे दूसरों के संदेह को भी खत्म कर सकते हैं। गोदाम को किराए पर लेने के लिए हुआंग फैंग दोपहर तक व्यस्त थे, जो उन्हें याद दिलाता है कि उनके और ये जिचेंग के बीच एक समझौता था। इसलिए उन्होंने नियुक्ति के लिए जल्दबाजी की। देरी के लिए माफ कीजिए। जब हुआंग फैंग उस स्थान पर पहुंचे जिस पर वे सहमत हुए थे, ये जिचेंग पहले से ही वहां मौजूद थे। कमरे में और कोई नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दोपहर के भोजन के लिए उनमें से केवल 2 ही थे। हुआंग फैंग भी समझ गए कि ये जिचेंग ने उन्हें ये भोजन खाने के लिए क्यों आमंत्रित किया। उसे कल उसकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहिए। निस्संदेह ये हो सकता है कि उन्होंने अपने नेतृत्व में दिशा बदल दी हो। वो भी उन्हें धन्यवाद देने आए थे। तुम देर नहीं कर रहे हो, मैं जल्दी हूँ, ये जिचेंग ने कहा। मैंने अभी तक व्यंजन का ऑर्डर नहीं दिया है। देखो मुझे क्या खाना पसंद है। अब मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। आप बिग बॉस मुझे नहीं मार सकते। ये जिचेंग का मजाक सुनकर हुआंग फैंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर तुम खाओगे तो बर्बाद नहीं होगे। हुआंग फैंग ने बस 2 व्यंजन ऑर्डर किए और फिर मेनू नीचे रख दिया। इसके बजाय ये जिचेंग ने मेनू उठाया और ऑर्डर देना जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, शर्मिंदा मत होइए, चिंता मत कीजिए। मेरे नेता जानते हैं कि यह भोजन सामान्य मनोरंजन और आतिथ्य श्रेणी का है। बाद में इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्या मैं आपका ग्राहक बन गया हूँ? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको सच बताने के लिए मैं आपको आज रात के खाने पर आमंत्रित करता हूँ। एक तो कल मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना है, और निश्चित रूप से हमारे शहर की मदद करना है। आज सुबह निर्देशक हु ने हमें पैसे देने और जल्द से जल्द खाते में भेजने का वादा किया संभव है। दूसरा कारण यह है कि वो चाहते हैं कि आप हमारे शहर का दौरा करें और देखें कि क्या वहाँ निवेश करने लायक कुछ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह जनता का पैसा है। आप में निवेश करें। हुआंग फैंग इस बात से बहुत आश्चर्यचकित नहीं है कि निर्देशक हु धन आवंटित करने के लिए सहमत हुए। वैसे भी निर्देशक हु के लिए ये सभी के लिए समान है। यदि इसे उस शहर को आवंटित किया जाता है जहां ये जिचेंग स्थित है, तो वह नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। वो खुद को एक चेहरा भी दे सकता है। वो भविष्य में सचिव टैन के सामने उसके लिए बोलने में सक्षम हो सकता है। हुआंग फैंग को आश्चर्य हुआ। ये जिचेंग आज एक कार्य लेकर आए थे और उनमें निवेश करना चाहते थे। इतना खराब भी नहीं। ये जिचेंग ने वेटर को बुलाया और उसके द्वारा ऑर्डर किया गया मेनू हुआंग फैंग को सौंप दिया। फिर उन्होंने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हमारे शहर में हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से है। हम निवेशकों का बहुत स्वागत करते हैं और हम उनके साथ सहयोग करेंगे। आप नहीं, मुझे किसी और के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आपके पास वहाँ कोई विशेष उत्पाद है? हुआंग फैंग ने पूछा। ये जिचेंग ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, हमारे कई परिवार सेब उगाते हैं। हालांकि सेब कई शहरों में लगाए जाते हैं, इसलिए वे विशेष उत्पाद नहीं है। हुआंग फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। हालांकि उन्होंने तुरंत सोचा कि जब वह झाओको गांव में थे तो उन्होंने कई खेतों का अनुबंध किया था और सब्जियां लगाई थी। ये जिचेंग के स्थान पर वे भी ऐसा ही कर सकते हैं। और ये जिचेंग के शब्द हुआंग फैंग को भी याद दिलाते हैं कि जियांगजू में कई शहर सेब लगा रहे हैं, इसलिए सेब की कीमत अधिक नहीं है और यहाँ तक कि कई जगहें उन्हें बेच भी नहीं सकती हैं। यदि आप उन्हें खरीदने जाते हैं तो कीमत अधिक नहीं होनी चाहिए और स्थानीय सरकार इसकी सराहना करेगी। खरीदारी के बाद बिक्री की मात्रा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीन में सेब एक बहुत ही आम फल है और इसकी कीमत अधिक नहीं है। हालांकि अन्य समय और स्थान में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। कम से कम उस समय और स्थान में जहां हुआंग फैंग का एजेंट है, उस समय और स्थान में जहां रोबोट है, वहां सेब है, और दूसरे समय और स्थान में जहां हुआंग फैंग का एजेंट है, कोंगली में कोई फल नहीं है। इसलिए इस चीज की कीमत वहां पहुंचने पर स्वयं निर्धारित नहीं होती है। एप्पल लोकप्रिय होगा या नहीं, इसके लिए हुआंग फैंग बहुत चिंतित नहीं है।
उनका मानना है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भले ही यह एक समय और स्थान में लोकप्रिय न हो, ये सभी समय और स्थान में अलोकप्रिय नहीं होगा। उस स्थिति में इन सिबों को बेचा भी जा सकता है और खुद भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इसलिए हुआन फेंग ने ये जिचेंग को सेब खरीदने और जमीन का अनुबंध करने के अपने विचार के बारे में बताया। बेशक पत्तों की कीमत लोगों को मंजूर थी, हालांकि आखिरकार वो एक छोटा स्टाफ सदस्य था और वो कोई निर्णय नहीं ले सका। जब वो वापस गया और सचिव से पूछा, तभी वो कोई निर्णय ले सका। हालांकि चाहे कुछ भी हो, ये जिचेंग अच्छे मूड में है। साथ ही वो हुआन फेंग के प्रति अधिक आभारी है। वो सोचता है कि हुआन फेंग अपना ख्याल रख रहा है, अन्यथा वो सेब खरीदने और भूमि अनुबंध करने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकता है। फेंग को अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जिचेंग, जो आभारी थे, ने हुआन फेंग के साथ खूब शराब पी। आखिरकार हुआन फेंग नशे में नहीं था, वो पहले ऐसा नहीं कर सका। वो वापस कोमा में चला गया। हुआन फेंग को इस बात की चिंता थी कि क्या वो आज उठ सकता है और जियांग सचिव के साथ वापस जा सकता है। बेशक हुआन फेंग ने भूमि का अनुबंध करने का निर्णय नहीं लिया। पिछली बार झाओको गांव की भूमि का अनुबंध करने के बाद उनके मन में अन्य गांवों में जाकर भूमि का अनुबंध जारी रखने और सब्जियां और फल उगाने का विचार आया। हालांकि पहले उनके पास इसे लागू करने का समय नहीं था। इस बार उनकी मुलाकात ये जिचेंग से हुई। हुआन फेंग सिर्फ प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1171 टैनयंग। दोपहर के समय खाने पीने और बातचीत करने से हुआन फेंग और ये जिचेंग के बीच संबंध बहुत करीब आ गए। जब वे यूनिवर्सिटी में थे तो उनका ज्यादा संपर्क नहीं था, इसलिए रिश्ता सामान्य था। अप्रत्याशित रूप से अब जब वे विश्वविद्यालय से स्नातक हो गए हैं तो रिश्ता बेहतर हो गया है। भोजन करने के बाद ये जिचेंग संतुष्ट होकर चले गए, लेकिन ये हुआन फेंग था। अपनी आंतरिक शक्ति के कारण वो अब शायद ही कभी नशे में होता है। दोपहर को वो अपना काम करने चला गया। दूसरी ओर शाही राजधानी लाइसेंस प्लेट वाली एक कार उस आंगन में खड़ी थी जहां सचिव कियू और सचिव टैन रहते थे। इस समय सचिव टैन की पत्नी आंगन के द्वार पर इंतजार कर रही थी। जब उसने कार देखी तो वो सीधे ऊपर चली गई। जियाओयन, तुम यहाँ हो? पूरे रास्ते कुछ नहीं हो रहा है? कार स्थिर होने के बाद एक खूबसूरत लड़की कार से उतरी। वो 23 साल की और 4 साल की थी। उसके पास एक मंत्रमुग्ध करने वाली आकृति थी, एक नाजुक चेहरा जो महिलाओं को ईर्ष्यालु बनाता था, और उसके चेहरे पर चौड़े धूप का चश्मा था जिससे वो अदृश्य दिखती थी। कुछ नहीं। श्रीमती टैन को देखने के बाद लड़की की अभिव्यक्ति में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ। श्रीमती टैन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो जानती थी कि जियाओयन को यह अजीब बीमारी होने के बाद से उसकी पूरी मानसिक स्थिति बहुत बदल गई है। अंदर आओ और आराम करो। तुम्हारे चाचा को पहले से ही पता है कि तुम यहाँ हो और काम से वापस आ जाओगे, श्रीमती टैन ने कहा। लड़की ने सिर हिलाया और श्रीमती टैन के पीछे पीछे आंगन में चली गई। इस दौरान उन्होंने चेहरे पर लगा धूप का चश्मा भी उतार दिया। सफेद और नाजुक चेहरा इस समय बहुत परेशान था। पूरा व्यक्ति कुपोषित लग रहा था। भावना बहुत उदास, नाखुशी और उत्साह की कमी से भरी थी। अपनी भतीजी को इस तरह देखकर श्रीमती टैन का दिल दुख से भर गया। उसने लड़की के चेहरे को छुआ और कहा, क्या तुम हाल ही में खाना नहीं खाना चाहती हो? श्रीमती टैन का सवाल सुनकर लड़की थोड़ा घबरा गई। तभी उसे अपने चेहरे पर थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उल्टी करना चाहती हो। इस स्थिति को देखकर श्रीमती टैन ने कहा, मैं पूछना नहीं चाहती, लेकिन मैं जितना चिंतित था, मेरी भतीजी उतनी ही बीमार थी। लड़की को ठीक होने में थोड़ा समय लगा। पूरे व्यक्ति का चेहरा अधिक बदसूरत था। चलते समय ऐसा लगता था कि वो शक्तिहीन है, जिससे लोगों को कमजोरी महसूस होती है। इस लड़की का नाम टैन यंग है। वो सेक्रेटरी टैन के भाई की सबसे छोटी बेटी है। उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बेहद खूबसूरत दिखती है। हालांकि वो अपने शरीर और रूप रंग के बारे में भी बहुत सोचती है। टैन यंग से पहले वो अक्सर खाना नहीं खाती थी या बहुत कम खाती थी। समय के साथ उसका वजन हल्का होता जा रहा है, हालांकि उसका शरीर बद से बदतर होता जा रहा है। जब वो आए तो चलो, उसे न खाने की आदत भी बढ़ गई, यहाँ तक कि जब उसने खाना देखा तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। इस समय जब उसका परिवार उसे जांच के लिए ले गया तो वो एनोरेक्सिक थी और अब सामान्य रूप से खाना खाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ये भविष्य में और भी गंभीर होता जा रहा है। शुरुआत में वो कम खा सकती है, अब वो और नहीं खा सकती। यदि वो उसे कुछ खाने के लिए मजबूर नहीं करती है तो वो पोषण गिराकर उसके शरीर को पूरक कर सकती है। वो पहले ही टूट चुकी है। हालांकि अगर यह मामला है तो भी ये केवल लक्षणों को ठीक करेगा, मूल कारण को नहीं, और उसके स्वास्थ्य में बिल्कुल भी सुधार नहीं होगा। अब भी जब तक आप उन भोजनों की उपस्थिति की कल्पना करते हैं, उसे उल्टी महसूस होगी और पूरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक उत्साहहीन हो जाएगा। वास्तव में इस समय टैन यंग ने स्वयं इस पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन ये बेकार है। उसका शरीर अब उसकी बात नहीं सुनता। वो वास्तव में खाना चाहती है और पोषण की पूर्ति करना चाहती है, लेकिन हर बार जब वो ज्यादा नहीं खा पाती है तो वो इसे नहीं खा पाती है। फिर वो उल्टी कर देगी और जो कुछ उसने खाया है उसे उगल देगी, जिससे वो दुखी हो जाएगी। इस बार वह आराम करने के लिए जियांगजू की प्रांत आई। उसके परिवार को उम्मीद है कि वह आराम कर सकेगी। यदि वो अलग वातावरण में रहती है तो इससे उसे मदद मिल सकती है। दोनों सचिव टैन के घर आए। यह कोई लंबा रास्ता नहीं है, हालांकि ऐसा लगता है कि वो बहुत अधिक खाना खाने के लिए बहुत थक गई है। उसके लिए पैदल चलना बोझ है। यदि वो इस बार सेक्रेटरी टैन के घर नहीं आती तो उसका परिवार निश्चिंत नहीं होता। जियाओयन, पहले आराम करो। श्रीमती टैन ने अपनी भतीजी की ओर देखा और दुखी होकर कहा, इस बार आपके दूसरे चाचा ने आपको एक व्यक्ति ढूंढने में मदद की। उनका खाना पकाने का कौशल बहुत अच्छा है। शायद यह आपकी बीमारी में मदद करेगा। हालांकि श्रीमती टैन की बातें सुनने के बाद टैन यंग को कोई खुशी नहीं मिली। जब वो चीन की राजधानी में थी तो उनके परिवार ने इस तरह के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उन रसोइयों द्वारा तैयार किया गया भोजन जब तक वे दिखते और सूंघते थे थोड़ा असहनीय थे। उन्होंने उसकी मदद नहीं की। कई बार प्रयास करने के बाद टैन यंग ने हार मान ली।
वास्तव में जब टैन यंग इस बार जियांगजू आई तो उसे न केवल राहत मिली बल्कि बाहरी दुनिया को देखने में भी दिलचस्पी हुई। उसे लगा कि उसकी बीमारी और भी गंभीर होती जा रही है। भविष्य में उसे बिस्तर पर लेटना पड़ सकता है और पोषक तत्वों के घोल पर रहना पड़ सकता है। इसे दोबारा देखना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो इस अवसर का लाभ उठाना चाहती थी और एक अच्छा मोड़ लेना चाहती थी, भले ही उसके पास अब ज्यादा ताकत न हो। ठीक है, धन्यवाद, टैन यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके पीले चेहरे के कारण उसकी मुस्कान इतनी सुंदर नहीं थी। और तुम्हारी दूसरी चाची बहुत विनम्र है। आह, मेरे बेचारे बच्चे, श्रीमती टैन ने कहा, यह एक वास्तविक पीड़ा है। मुझे आशा है कि जिस व्यक्ति को आपके चाचा ने इस बार बुलाया था वो वास्तव में आपकी मदद करेगा। दूसरी चाची, आपको मुझे मजबूर करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही इसका इंतजार कर रहा हूँ, टैन यंग ने कहा। बेशक, ये सिर्फ उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए है। दरअसल टैन यंग मरना नहीं चाहती, वो अभी भी जवान है। उसने दुनिया का अच्छी तरह से आनंद नहीं लिया है, उसका कोई गंभीर रिश्ता भी नहीं रहा है, तो वह मर गई। बेशक वो मरने को तैयार नहीं है, हालांकि वो नहीं चाहती कि उसके रिश्तेदार उसके बारे में और अधिक चिंता करें, इसलिए इस दौरान वो अपने रिश्तेदारों के सामने थोड़ी आजादी दिखाने के लिए मजबूर हो रही है। वो नहीं जानती कि उसके आसपास के रिश्तेदार वास्तव में सभी उसके विचारों को समझते हैं और उसे उजागर करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्रीमती टैन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें दया से भरी थी। उनकी भतीजी को यह बीमारी तब हुई जब वो छोटी थी। ये बहुत दयनीय है। अपनी कमजोरी के कारण टैन यंग को थोड़ी थकान महसूस हुई और वो जल्द ही सो गई। बाद में दरवाजे पर दस्तक से वो जाग गई। उसने सोचा कि यह सचिव टैन था जो वापस आया और जल्दी से उठकर पूछा, क्या ये चाचा दो है? उसने कहा कि टैन यंग कमरे से बाहर चली गई थी, लेकिन हॉल में उसने अपने दूसरे चाचा को नहीं बल्कि एक अजीब युवक को देखा। हेलो, मेरा नाम हुआंग फेंग है, युवक ने मुस्कुराते हुए टैन यंग से कहा। यह आदमी खूब हंसता है, टैन यंग ने सोचा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1172 अपेक्षा। ये देखकर कि टैन यंग का ध्यान भटक रहा है, श्रीमती टैन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो हुआंग फेंग से सीधे कहती है, वो मेरी भतीजी टैन यंग है। फिर श्रीमती टैन ने सुश्री टैन की ओर रुख किया और कहा, जियाओइन, ये हुआंग फेंग है, आपके चाचा आपको खाना बनाने के लिए लाए थे। क्या वो रसोईया है? टैन यंग ने उत्सुकता से पूछा। आप हुआंग फेंग के बारे में क्या सोचते हैं? ये रसोईया जैसा नहीं लगता। हालांकि इस समय उसके पीले चेहरे पर बेहोशी की झलक दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अभी दिखाया कि वो हुआंग फेंग को घूर रही थी। यह इसका आधा हिस्सा है, मैं स्व सिखाया गया हूँ, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उन्होंने अपने सामने टैन यंग नाम की लड़की की उपस्थिति भी देखी। ये देखा जा सकता है कि टैन यंग बहुत कमजोर है और पूरे व्यक्ति में कोई भावना नहीं है। हालांकि उनका लुक बेहद खूबसूरत है। भले ही वो मेकअप न भी करती हो, लोगों के लिए उससे नजरें हटाना मुश्किल होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो अन्य महिलाओं में नहीं होती हैं। नाजुक और कमजोर होने की भावना लोगों के लिए उसकी देखभाल करने की इच्छा की भावना को बढ़ाना आसान बनाती है। लिन दायु। हुआंग फेंग के दिमाग में ये 3 शब्द उभरे। हालांकि उसने लिन दायु को नहीं देखा था, उसे लगा कि उसके सामने तान यंग में लिन दायु की एक प्रकार की रुग्ण सुंदरता थी। ऐसा लगता है कि हुआंग फेंग खुद को देख रही है और टैन यंग का दिल थोड़ा और अधिक कामुक है। वो अपने शरीर की वजह से काफी समय से घर से बाहर नहीं निकली है। स्वाभाविक है कि लड़कों से उसका मेलजोल ज्यादा नहीं है। अब हुआंग फेंग को खुद को इस तरह देखते हुए उसका दिल स्वाभाविक रूप से थोड़ा शर्मीला महसूस करता है। जियाओफे, क्या आपने कोई डिश खरीदी? हमारे पास घर में सब कुछ है, श्रीमती टैन ने कहा जब उसने उस डिश को देखा जो हुआंग फेंग ले जा रहा था। मैं अभी अभी सब्जी बाजार से गुजरा और रास्ते से कुछ खरीदा, हुआंग फेंग ने कहा कि वास्तव में इन व्यंजनों का चयन स्वयं द्वारा सावधानी से किया जाता है। जरूरी नहीं कि वे महंगे हो, लेकिन ये सभी सामग्रियां हैं जिनसे हुआंग फेंग संतुष्ट है। ये न सिर्फ ताजा होते हैं बल्कि आज शाम बनने वाले व्यंजनों के हिसाब से भी खास तौर पर चुने जाते हैं। एक शीर्ष शेफ के रूप में सामग्री का चयन करना बहुत मुश्किल नहीं है। आंटी, रसोई कहाँ है? मैं खाना बनाऊंगी, हुआंग फेंग ने कहा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, श्रीमती टैन ने कहा। लेकिन टैन यंग लिविंग रूम में रेत पर बैठी है और हुआंग फेंग की पीठ को घूर रही है। मुझे नहीं पता क्यों, हुआंग फेंग को देखकर, विशेषकर उनकी मुस्कान टैन यंग को सहज महसूस कराती है। वास्तव में इस अवधि के दौरान बढ़ती गंभीर बीमारी के कारण टैन यंग को पता है कि उसका मूड बहुत अस्थिर है और वो बहुत सारे अजनबियों को देखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वे लोग जब देखते थे तो खुद पर हंस रहे होते थे, खुद पर। हालांकि जब उसने हुआंग फेंग को देखा तो उसे यह एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। हुआंग फेंग की मुस्कान लोगों को सुरक्षा और शांति का एहसास देती प्रतीत हुई। मुझे नहीं पता कि उसकी शिल्प कौशल कैसी है, लेकिन चूंकि ये दूसरे चाचा से है, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बुरा है, टैन यंग के दिल ने चुपचाप सोचा। श्रीमती टैन जल्द ही बाहर आई और हुआंग फेंग को रसोई में दिया। हालांकि वो रुकना और मदद करना चाहती थी, लेकिन हुआंग फेंग ने उसे अस्वीकार कर दिया। हुआंग फेंग ने फेरी बुक का उपयोग किया और खाना पकाने की गति धीमी नहीं थी, इसलिए उसे किसी भी मदद की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा हुआंग फेंग को लगा कि यहाँ और बाहर की कमजोर लड़की की तुलना में उसे दूसरों के साथ की अधिक जरूरत महसूस होती है। हुआंग फेंग के बारे में क्या ख्याल है? श्रीमती टैन उसके पास आकर बैठ गई और उसके साथ मजाक किया। बेशक श्रीमती टैन मजाक कर रही थी, वो बस अपना मूड बेहतर बनाना चाहती थी, जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। दूसरी चाची, आप क्या कहती हैं? टैन यंग का चेहरा फिर से थोड़ा लाल दिखाई दिया, हालांकि क्योंकि पूरा चेहरा बहुत पीला था, ये स्पष्ट रूप से असामान्य था। हमारा परिवार शर्मीला है, श्रीमती टैन ने कहा कि उन्हें यह भी पता था कि इस बीमारी के कारण टैन यंग को कभी प्यार नहीं हुआ था और उनके माता पिता के मन में भी ऐसा कोई विचार नहीं था। इसलिए टैन यंग हमेशा अकेली रही थी और ऐसा लगा कि पहली बार जब उसने हुआंग फेंग को देखा तो वो बहुत अच्छी थी। दूसरी मौसी, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरे जैसे लोग प्यार में पड़ने के योग्य नहीं है, टैन यंग ने आह भरी और कहा।
अपने मन में वो ये भी जानती है कि उसे अब किसी को पसंद करने का अधिकार नहीं है, अन्यथा वो दूसरी पार्टी का बोझ बन जाएगी। वो ऐसा नहीं बनना चाहती, नहीं चाहती बोझ बन जाना। जियाओइन, चिंता मत करो, तुम बेहतर हो जाओगे। श्रीमती टैन ने दयनीयता से उसके सिर को छुआ और धीरे से कहा। इसी समय दरवाजा खुला और सचिव टैन वापस आए। ये जानकर कि उनकी भतीजी आज यहाँ थी, सचिव टैन काम से वापस आ गए। अपनी भतीजी के प्रति वो स्नेह से भरे हुए थे। क्या जियाओयंग यहाँ है? आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे ही सचिव टैन वापस आए, उन्होंने टैन यंग को लिविंग रूम में बैठे देखा। वो जल्दी से इसके बारे में पूछने के लिए ऊपर गया। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, टैन यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब से तुम पतले हो। सचिव टैन ने कहा कि टैन यंग अब वास्तव में पतली हो गई है। उसका वजन 80 जिन से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास लंबे समय तक खाने और पूरक पोषण का कोई तरीका नहीं है। ए शू, मैं वास्तव में बहुत बेहतर हूँ, टैन यंग ने जोर दिया। ठीक है, ये बहुत बेहतर है। सचिव टैन अब और जोर नहीं देते, हालांकि उसे श्रीमती टैन से कम दया नहीं है। इस समय सचिव टैन को रसोई में एक आवाज सुनाई दी और पूछा, यहाँ हुआंगफे गा रहा है? ठीक है, मुझे आए ज्यादा समय नहीं हुआ है और मैं मदद करने को तैयार नहीं हूँ, श्रीमती टैन ने कहा। सचिव टैन ने सिर हिलाया, मानो पिछली बार सचिव क्यू के घर पर हुआंगफेंग द्वारा बनाए गए व्यंजनों को याद कर रहे हो, और कहा, हुआंगफेंग की शिल्प कौशल बहुत अच्छी है, उन रसोइयों से बिल्कुल भी बदतर नहीं। शायद जियाओयंग इस बार खा सकते हैं। टैन यंग मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने पहले सोचा था कि हुआंगफेंग गर्म और सुंदर थी। इसका मतलब यह नहीं है कि हुआंगफेंग का कौशल अच्छा है। उसका शरीर कैसा है, टैन यंग सबसे स्पष्ट है। हालांकि जल्द ही रसोई से सब्जियों की गंध आने लगी। इस समय लिविंग रूम में 3 लोगों ने अप्रत्याशित रूप से एक ही क्रिया की, यानी नाक सूंघना, चेहरे पर नशा करना, और फिर तीनों लोगों ने प्रतिक्रिया की और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मैं कहता हूं कि हुआंगफेंग का कौशल बुरा नहीं है, सेक्रेटरी टैन ने मुस्कुराते हुए कहा। टैन यंग और श्रीमती टैन दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। टैन यंग का दिल थोड़ा और उत्साहित था। मिस्टर और मिसेज टैन को यह नहीं पता था कि उनकी बीमारी बिगड़ती जा रही है, यहाँ तक कि अगर उसे सब्जियों की गंध भी आती तो उसे उल्टी होने लगती। इस बार उसे पहले जैसी अनुभूति नहीं हुई। शायद हुआंगफेंग का खाना वास्तव में मुझे इसे खाने पर मजबूर कर सकता है, टैन यंग ने सोचा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1173 भूख। वास्तव में हुआंगफेंग ने इस रात्रिभोज के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने न केवल इंटरनेट पर एनोरेक्सिया के बारे में कुछ जानकारी की जांच की, बल्कि एनोरेक्सिया के रोगियों द्वारा खाए जा सकने वाले व्यंजनों को खोजने के लिए फेरी बुक को भी कई बार विस्तार से देखा। और उसे यह व्यंजन मिल गया। जियांशु केवल दर्जनों पृष्ठों जैसा दिखता है, लेकिन इसमें वास्तव में कई चीजें शामिल हैं, जिनमें हर समय और देश और विदेश में अनगिनत व्यंजनों के उत्पादन के तरीके शामिल हैं। ये पन्ने दसियों पन्ने जितने सरल नहीं है, सैकड़ों पेज और हजारों पेज हैं। इसलिए हुआंगफेंग ने पहले इस जियांशु को विस्तार से नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने शायद इसे देखा था, जो सामान्य उपयोग से निपटने के लिए पर्याप्त है। इस बार विशेष स्थिति के कारण हुआंगफेंग ने विशेष रूप से इसका अध्ययन किया और वो परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। इस फेरी बुक में एनोरेक्सिया के रोगियों के इलाज के नुस्खे हैं। हुआंगफेंग के आने के बाद वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। उन्होंने सीधे तौर पर इन व्यंजनों द्वारा खरीदी गई सामग्री की तुलना की, जो एक महत्वपूर्ण कारण है कि उन्होंने अपनी सामग्री खुद खरीदने का फैसला किया। उन्हें डर था कि सेक्रेटरी टैन के परिवार के पास उनकी अपनी सामग्री नहीं है। काटने और पकाने के बाद हुआंगफेंग ने सभी प्रकार के व्यंजन बनाए। हुआंगफेंग को भी इन व्यंजनों का स्वाद महसूस हुआ तो उन्हें लगा कि उनकी भूख काफी बढ़ गई है। इस बार हुआंगफेंग ने ऐसे व्यंजन बनाए जो न केवल स्वादिष्ट लगे, बल्कि देखने में भी अच्छे लगे। आधे घंटे से भी कम समय में हुआंगफेंग ने सभी व्यंजन तैयार कर लिए। कुल 6 व्यंजन और एक सूप है। इसके अलावा उनके पास बहुत सारी सामग्रियां हैं। हुआंगफेंग को डर है कि वो भविष्य में पर्याप्त भोजन नहीं करेगा। उनका मानना है कि जब तक टैन यंग अपने खुद के व्यंजन खाती है, उसे बड़ी भूख लगी रहेगी। उस समय यदि सामग्री बहुत छोटी है तो ये स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगी। अच्छा भोजन। हुआंगफेंग ने रसोई का दरवाजा खोला और 2 बर्तन लेकर बाहर आया। हुआंगफेंग, ये तुम्हारे लिए कठिन है। सचिव टैन ने हुआंगफेंग को बताया कि वो जानते थे कि हुआंगफेंग एक अरबपति थे। नतीजा ये हुआ कि आज वो यहाँ आकर रसोइया बन गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे उसे मदद मिली या नहीं। हुआंगफेंग का दिमाग वही था जो सचिव टैन चाहते थे। मेहनत क्या है, ये तो बस एक छोटी सी चीज है, हुआंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि वो विनम्र नहीं है, लेकिन हुआंगफेंग ने यही सोचा था। उसके लिए खाना बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, भले ही उसे थकान महसूस न हो। इस समय श्रीमती टैन बाकी व्यंजन भी मेज पर लाई। कई लोग हाथ धोकर बैठ गए। मुझे नहीं पता कि क्या यह जानबूझकर किया गया था। हुआंगफेंग की स्थिति सुश्री टैन के साथ थी और श्रीमान और श्रीमती टैन उनके विपरीत थे। हुआंगफेंग, तुमने ये शिल्प किससे सीखा? ये बहुत अच्छा है, बस इसे देखने और सूंघने से तुम्हें बड़ी भूख लगेगी, श्रीमती टैन ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉलेज से स्नातक होने के बाद से मैं अकेला रह रहा हूँ। पैसे बचाने के लिए मैं हर दिन अपने लिए खाना बनाता हूँ। लंबे समय के बाद शिल्प थोड़ा सा है, हालांकि यह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये कठिन नहीं होगा निकल जाना, हुआंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आपके लिए अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी आपका खाना खाया है। मैं इतना विनम्र हूं कि मुझे गर्व नहीं हो सकता, सेक्रेटरी टैन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय टैन यंग मदद नहीं कर सकती, लेकिन चॉपस्टिक उठा सकती है। पहले जब तक वो बर्तनों का स्वाद सूंघती थी, उसे उल्टी जैसा एहसास होता था। हाल ही में दिखाया गया है कि जब तक वो उन व्यंजनों के बारे में सोचती, उसे ऐसा ही एहसास होता। आज उसे आश्चर्य हुआ जब उसने हुआंगफेंग द्वारा बनाए गए व्यंजनों को सूंघा तो उसे उल्टी जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में शोर हो रहा था और लालची कीड़े गतिविधियों के लिए बाहर आ गए थे। एक ऐसा एहसास जिसे उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, जिसने उसे समय भूलने पर मजबूर कर दिया।
ये देखकर कि टैन यंग ने चॉपस्टिक उठाई, मिस्टर और मिसेज टैन की आंखों में आश्चर्य की चमक चमक उठी और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उसके बाद उन्होंने अब और बात नहीं की, लेकिन टैन यंग को करीब से देखा। उनकी आंखें उम्मीद से भरी थी और हुआंग फैंग भी वही कार्रवाई कर रहे थे। वो ये भी जानना चाहता था कि क्या टैन यंग उसके बनाए व्यंजन खा सकती है। इस समय टैन यंग की आंखें उसकी आंखों के सामने केवल भोजन लग रही थी और उसने अपने आसपास के लोगों की अभिव्यक्ति में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने सामने एक डिश सैंडविच रखी और घबराहट से उसे अपने मुंह में डाल लिया। जिस भावना से उसे मिचली आ रही थी वो प्रकट नहीं हुई। इसके बजाय उसकी स्वाद कलिकाएं पूरी तरह से खुली हुई लग रही थी। पूरा मुंह खुशबू की से भरा था। गुलू, टैन यंग को एक अच्छा पेट खाए हुए काफी समय हो गया है और एक बड़ा शोर था। हालांकि इस समय ऐसा लगता है कि घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने ध्वनि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। ये देखकर कि टैन यंग धीरे धीरे चबा रही है, उसकी आंखें थोड़ी बंद है और उसका चेहरा इसका आनंद ले रहा है। श्रीमती टैन मदद नहीं कर सकती, लेकिन पूछ सकती है, जियाओयंग के बारे में क्या ख्याल है, क्या आप इसे खा सकते हैं? श्रीमती टैन की बातें सुनकर टैन यंग ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। इस समय घटनास्थल पर मौजूद अन्य 3 लोग अब आंसुओं से भरे हुए थे। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यह व्यंजन स्वादिष्ट है, ये बहुत अच्छा है, आप अंततः खा सकते हैं। श्रीमती टैन ने खुशी से कहा, यहाँ तक कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने अनुभव के कारण बहुत दयनीय थी। अब वो अंततः खा सकती है और भूखे मरने का कोई खतरा नहीं है। स्वाभाविक रूप से श्रीमती टैन बहुत खुश थी और आंसू नियंत्रित नहीं किए जा सके। अगर यह स्वादिष्ट है तो और खाओ। सचिव टैन भी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस भतीजी की बहुत चिंता है। ये देखकर कि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह खाना खा पा रही थी, वो श्रीमती टैन से बिल्कुल भी कम उत्साहित नहीं था। हाँ हाँ, और खाओ और खाओ। जवाब में श्रीमती टैन टैन यंग के लिए भोजन लाती रही। कुछ ही समय में टैन यंग का कटोरा एक पहाड़ी की तरह ढेर हो गया और उसने उनमें से किसी को भी मना नहीं किया। उसने अपना सिर झुका लिया और अब कई लोगों से बात नहीं करती थी। वो खाती और चबाती रही। उसे याद नहीं आ रहा कि पिछली बार उसने ऐसा कब खाया था। वो बहुत समय पहले की बात है, उसे पहले से ही कोई आभास नहीं था। हालांकि वो अतीत को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती। वो बस खाती रहना चाहती है और वही चीजें खाती रहती है जिससे उसकी भूख खुलती है। मैंने देखा कि टैन यंग ने एक महिला की तरह खाना नहीं खाया और बाकी 3 लोग उस पर नहीं हंसे। उन्हें केवल राहत मिली। श्रीमती टैन की आंखों से आंसू एक पल के लिए भी नहीं रुके। हुआन फैंग भी बहुत खुश है। एक शेफ के तौर पर उनका खुद का खाना दूसरों को पसंद आता है। वो यही चाहता है। अपने स्वयं के भोजन को देखकर वास्तव में टैन यंग को मदद मिल सकती है। हुआन फैंग भी बहुत खुश है। खाओ और तुम हुआन फैंग भी खा सकते हो। इस समय श्रीमती टैन को एहसास हुआ कि हुआन फैंग ने अपनी चॉपस्टिक नहीं हिलाई है, इसलिए उन्होंने बार बार फोन किया। ठीक है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1174। बहुत समय हो गया। 20 मिनट से भी कम समय में मेज पर रखे 6 व्यंजन और एक सूप नष्ट हो गए। बेशक ये टैन यंग का श्रेय नहीं है जिसने अपनी भूख वापस पा ली है। वास्तव में हुआन फैंग ने उसे बहुत अधिक खाने नहीं दिया, क्योंकि उसे अभी अभी अपनी भूख वापस आई थी। अगर वह अचानक ज्यादा खा लेती तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होता। और मिस्टर और मिसेज टैन हुआंग फैंग के दृष्टिकोण से बहुत सहमत हैं। हालांकि पीछे भी मिस्टर और मिसेज टैन उन्हें देखते हैं और दयनीयता से खाते हैं। मिस्टर और मिसेज टैन भी पीछे हट रहे हैं। वे अब मिस्टर टैन की चॉपस्टिक नहीं हिलाते। वैसे भी मिस्टर और मिसेज टैन को अपनी भूख वापस आ गई है और वे बाद में धीरे धीरे खाएंगे। और टैन यंग स्पष्ट रूप से जानती है कि अन्य लोग उसकी भलाई के लिए हैं। इसलिए हालांकि वो अभी भी खाना चाहती है, वो केवल इसे सहन कर सकती है और दूसरों को खाते हुए देख सकती है। हालांकि उसे हुआन फैंग में बहुत रुचि है। आप जानते हैं, जब वो राजधानी में थी तो उसके परिवार ने उसके लिए खाना बनाने के लिए शीर्ष होटल शेफ ढूंढने में उसकी मदद नहीं की, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मशहूर शेफ व्यंजन बनाता, वो उन्हें नहीं खा सकती थी। जब उसने उन्हें देखा तो उसे सीधे उल्टी भी हो गई। हालांकि हुआन फैंग एक ऐसा रसोइया जो शेफ नहीं है, उल्टी नहीं कर सकता और यहाँ तक कि उसके द्वारा बनाए गए व्यंजन भी खाना चाहता है, जिससे उसे आश्चर्य हुआ। उनके चाचा के अनुसार हुआन फैंग एक साधारण व्यक्ति है जिन्होंने लंबे समय तक विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया है और उनका करियर शेफ नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। टैन यंग अपने एनोरेक्सिया के बारे में कैसे उत्सुक नहीं हो सकती? हुआन फैंग, यह व्यंजन किस चीज से बना है? हुआन फैंग, तुम्हारा कौशल इतना अच्छा क्यों है? ये बहुत स्वादिष्ट है। हुआन फैंग, तुम क्या करते हो? टैन यंग, जो खाना जारी रखने में असमर्थ थी और कुछ ताकत हासिल कर चुकी थी, हुआन फैंग के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछती रही, जो एक ही समय में खा रहा था और टैन यंग को जवाब दे रहा था। बाद में टैन यंग को हुआन फैंग की स्थिति के बारे में पता चला। उसे और भी आश्चर्य हुआ कि उसने सोचा कि स्वादिष्ट भोजन मूली, गोभी, सेम, दही आदि से बना था। ऐसी सरल सामग्रियां हुआन फैंग के हाथों तक पहुंचने पर क्षय को आश्चर्य में बदल सकती हैं। यह अविश्वसनीय है कि वे इस प्रकार का भोजन बन सकते हैं। सेक्रेटरी टैन और उनकी पत्नी भी हैरान है। हुआन फैंग की शिल्प कौशल अद्भुत है। अगर हुआन फैंग ने उन्हें नहीं बताया कि भोजन क्या है तो वे इसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। भोजन के बाद हर कोई संतुष्ट होता है, यहाँ तक कि टैन यंग भी, जिसका पेट नहीं भरा है, बहुत खुश है। कम से कम उसकी बीमारी ठीक होने की उम्मीद है। हुआन फैंग, यदि आप एक रेस्तरां खोलते हैं तो व्यवसाय काफी गर्म होना चाहिए। टैन यंग ने ततैया से कहा कि हालांकि वो लंबे समय से हुआन फैंग को नहीं जानती थी, लेकिन टैन यंग को हुआन फैंग से बहुत प्यार था। जब उसने ये कहा तो दूसरों को शायद इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक भोजन टैन यंग को हुआन फैंग का इतना शौकीन बना देगा, इस तरह की बात का मतलब केवल टैन यंग ही समझ सकती थी। मैं वास्तव में खानपान उद्योग में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप खाना चाहते हैं? क्या आप कार नहीं बनाने जा रहे हैं? सचिव टैन ने पूछा।
देरी नहीं, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में मेरे पास कई उद्योग हो सकते हैं, ये उनमें से सिर्फ 2 है। आप युवा वास्तव में संघर्ष करने में सक्षम है। मुझे आपके रेस्तरां खोलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार व्यवसाय में देरी न करें। श्री टैन ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वो हुआंग फैंग के ऑटोमोबाइल उत्पादन को बहुत महत्व देते हैं। इसमें देरी नहीं होगी, उपनगर की फैक्ट्री में सफाई हो रही है। मैं